Very good evening, everyone. Today is our last day of respiratory system, and in today's class, we will cover the miscellaneous topics of the respiratory system, which will be very important for you. Chalo, without wasting time, let's start the question from the last year, जो हमारा 2023 में recently आपका क्वेश्चन आया था, ये वाला जून 2023 में आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम से वाला क्वेश्चन आया था. इसका आंसर देने की कोशिश करो, बाकी इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा ये आप लोगों को. क्या बोला है? Which of the following physiological factors that can limit VO2 max? Option A, active muscle metabolism. Option B, central blood flow. Option C, peripheral blood flow. And option D, that is a tidal volume. यहाँ पे आपको चार ऑप्शन देखने को मिलेंगे. ए में है BCD, बी में है ABC, सी में है ECD एंड डी के अंदर है ABD. आराम से, ध्यान से, दिमाग को यहीं पे लगा के कॉन्सेंट्रेट करके क्वेश्चन को फिर आंसर देना है. आपने वर्ड को समझना है, क्वेश्चंस को समझना है पहले. वंस यू विल गेट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, डेफिनेटली आपका आंसर 100% सही होगा. चलो ठीक है, गुड. बाकी लोग भी जवाब दो. कोई जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से करना. मैंने आपको इनफ टाइम दे रखा है, कोई हड़बड़ी नहीं है. इनमें से कौन सा फिजियोलॉजिकल फैक्टर है जो आपके VO2 मैक्स को लिमिट करता है? एक्टिव मसल मेटाबॉलिज्म, सेंट्रल ब्लड फ्लो, सी है पेरिफेरल ब्लड फ्लो और डी है टाइडल वॉल्यूम. ठीक है, चलो शिवानी का भी आंसर आ गया, गुड. सभी बच्चे ट्राई करेंगे. गुड, वेरी गुड. चलो गो फॉर. चलो स्वराज, लेट्स स्टार्ट. स्वराज, पल्लवी, लेट्स ट्राई. चलो. एंड वेयर इज रूबिया? रूबिया नहीं है क्लास में, चलो कोई दिक्कत वाली बात. लेट्स स्टार्ट देन. क्या बोला है कि इनमें से कौन सा फिजियोलॉजिकल फैक्टर है जो आपके VO2 मैक्स को लिमिट करता है? क्या बोला है? कौन सा फिजियोलॉजिकल फैक्टर है? फिजियोलॉजिकल फैक्टर. अच्छा ये बता मुझे, आप लोग फिजियोलॉजी में क्या, किस चीज के बारे में स्टडी करते हो? फिजियोलॉजी में आप लोग किस चीज के बारे में स्टडी करते हो? किस चीज के बारे में स्टडी करते हो फिजियोलॉजी में? फंक्शंस ऑफ द सिस्टम. करेक्ट, नो डाउट ऑन इट. फिर इसके बाद ये टाइडल वॉल्यूम. टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? नॉर्मल ब्रीथ, इनहेल एंड एक्सहेल. ब्रीथ, इनहेल एंड एक्सहेल. ये बताओ मुझे, तो फिर क्या टाइडल वॉल्यूम आपका फिजियोलॉजिकल फैक्टर होगा आपके VO2 मैक्स को जो इफेक्ट करेगा? यहाँ पे फिजियोलॉजिकल फैक्टर पूछा है, तो क्या फिजियोलॉजिकल फैक्टर होगा जो आपके VO2 मैक्स को अफेक्ट करेगा? गाइस डू लेट मी नो. क्या क्वेश्चन है? दोबारा बोलता हूं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना हमेशा. विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल फैक्टर दैट कैन लिमिट VO2 मैक्स? फिजियोलॉजिकल फैक्टर कौन से होंगे जिसमें आपके आपके जो सिस्टम है उसके फंक्शंस के बारे में बात की जाए? ठीक है, तो आपके बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या क्या हो सकती है? एक्टिव मसल मेटाबॉलिज्म हो सकता है, सेंट्रल ब्लड फ्लो हो सकता है, पेरिफेरल ब्लड फ्लो हो सकता है. ये आपके फिजियोलॉजिकल फैक्टर है जो आपके VO2 मैक्स को लिमिट कर सकते हैं. बट टाइडल वॉल्यूम क्या है? जो आप नॉर्मल ब्रीथ इनहेल करते हो, एक्सहेल करते हो, दैट इज अ टाइडल वॉल्यूम. तो इसलिए इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ना कि, सॉरी, इसका आंसर आपका ए नहीं, AB हो जाएगा. ठीक है, ABC हो जाएगा. गॉट इट? अब थोड़ा सा अगर और मैं डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूं, क्या बोला है? टाइडल वॉल्यूम
इज नॉट अ फिजियोलॉजिकल फैक्टर जो आपके VO2 मैक्स को लिमिट करे। टाइडल वॉल्यूम क्या है? आप नॉर्मल एयर इनहेल और एक्सहेल करते हो नॉर्मल ब्रीथ पे, दैट इज अ टाइडल वॉल्यूम जो आपके फिजियोलॉजिकल फैक्टर को अफेक्ट नहीं करता। वेदर इफ आई टॉक अबाउट द अदर ऑप्शंस, तो फर्स्ट वन दैट इज अ एक्टिव मेटाबॉलिज्म। तो एक्टिव मेटाबॉलिज्म आपका एक फिजियोलॉजिकल फैक्टर है जो आपके VO2 मैक्स को इफेक्ट करता है। तो एक्टिव मसल मेटाबॉलिज्म क्या है कि आपका मसल जो है कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी या ऑक्सीजन, कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है आपके ब्लड में। तो ये क्या आपका VO2 मैक्स को इफेक्ट करेगा। सेंट्रल ब्लड फ्लो आपको पता है और पेरिफेरल ब्लड फ्लो जो है आपका VO2 मैक्स को इफेक्ट करेगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो है आपका वो बी हो जाएगा, ना कि ए। तो बेटा अप्रोच देखना है क्वेश्चन को, ठीक है, अपना नजरिया बदलना है अपने क्वेश्चंस के लिए कि पूछना क्या चाह रहा है वो, ध्यान रखना है क्वेश्चन को। ध्यान नहीं रखोगे तो चला जाएगा हाथ से। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। ये आपका 2023 का क्वेश्चन था इसलिए मैंने अभी सॉल्व करवा दिया। अब हम लोग चलते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। एज आई टोल्ड यू कि मैं आप लोगों को बिल्कुल स्टार्टिंग से, मतलब कि 10 ईयर का PY की करवाऊंगा टॉपिक वाइज। तो वही हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट हो गया। आज हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 1 का आप लोग आंसर देने की कोशिश करो। सही बच्चे ट्राई करेंगे। आराम से पढ़ो, कोई जल्दबाजी नहीं इसमें। Shivani is very active in the class, so that's why she get answer. तो क्या बोला है? ऑक्सीजन स्टोर इन द मसल। ओके, फिर उसके बाद बोला है इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है आपका? ऑक्सीजन डेथ या एनारोबिक मेटाबॉलिज्म, मायोग्लोबिन या रिकवरी पीरियड। सेकंड में क्या बोला है? सोर्सेज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ऑल आउट स्प्रिंट। थर्ड ऑप्शन बोला है रेस्ट पीरियड इमीडिएटली आफ्टर एक्सरसाइज। और फोर्थ ऑप्शन बोला है एक्सेस ऑक्सीजन कंज्यूम ड्यूरिंग रिकवरी पीरियड। ये आपके ऑप्शंस दिए हैं इधर लिस्ट 1 में, और लिस्ट 2 में भी आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब आपने क्या करना है? मैच करना है दोनों। कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से चीजों को समझ के करना है। हेलो यस प्लीज। सर, एक्चुअली इससे पहले और कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे ना, करवा रहे थे। कब? अभी? हाँ जी। नहीं, अभी बस एक क्वेश्चन किया हम लोगों ने 2023 वाला। सर सॉरी, वो मेरा ना नेटवर्क इशू है, उसकी वजह से पता नहीं चल रहा। नॉट एन इशू, आई विल डू एट लास्ट। मैं वो क्वेश्चन दोबारा लास्ट में करवा दूंगा आपको। जी सर, जी सर। चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, फर्स्ट का। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, आपसे क्या पूछा गया है? रूबिया आंसर ट्राई करना है इसका, अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ऑक्सीजन स्टोरेज इन द मसल। अब ऑक्सीजन स्टोरेज इन द मसल, अगर लिस्ट मैं 2 से मैच करने की कोशिश करूं तो ऑक्सीजन डेट नहीं हो सकता, क्योंकि पता है इसके अंदर आप ऑक्सीजन क्या करते हो? उधार लेते हो, मान लो एक तरीके से। नेक्स्ट क्या बोला? एनारोबिक मेटाबॉलिज्म। आपको पता है एनारोबिक मेटाबॉलिज्म में आपका APPCR सिस्टम काम करता है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है ऑक्सीजन स्टोरेज इन द मसल, मायोग्लोबिन। तो मायोग्लोबिन क्या होता है? आपके मसल्स के अंदर ना एक प्रोटीन पाया जाता है जो ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है। ओके, तो इसलिए ए का राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, राइट मैच जो है आपका थर्ड हो जाएगा। चलो अब आते हैं नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन पे। सोर्सेज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ऑल स्प्रिंट। जब आप शॉर्ट ड्यूरेशन की एक्टिविटी करते हो, स्प्रिंट इवेंट करते हो, तो उस टाइम पे कौन सी एनर्जी बेसिकली यूज करते हो? कौन सी एनर्जी सिस्टम यूज करते हो? तो एनारोबिक एनर्जी सिस्टम यूज करते हो, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म। तो सेकंड का सेकंड हो जाएगा, तो फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का सेकंड, ये रहा। ओके, थर्ड आ जाओ, रेस्ट पीरियड इमीडिएटली आफ्टर एक्सरसाइज, दैट इज अ रिकवरी पीरियड। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सर प्लीज। ये वाला क्वेश्चन हो गया था शायद कल। हाँ हो गया था, परसों क्लास में हुआ था। आई एम डूइंग अगेन। एक्सेस ऑक्सीजन कंज्यूम ड्यूरिंग रिकवरी पीरियड, दैट इज अ ऑक्सीजन डेट। ओके, तो इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा फर्स्ट वाले का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, सेकंड वाला भी करो।
फिर इसके बाद हम लोग जल्दी से आगे आगे क्वेश्चन करेंगे। यस, 1 रिलेटेड 3, गुड। चलो सेकंड क्वेश्चन का आप आंसर ट्राई करो। आई एम टेलिंग यू, अगर आप ना सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लो और वो समझ के कर लो, आपका नेट कहीं नहीं गया। 60 क्वेश्चन 100% आप सॉल्व करके आओगे। अभी जो 2023 का यूजीसी नेट का पेपर हुआ है, उसमें से मैं आपको 20 से 25 क्वेश्चन दिखा दूंगा जो प्रीवियस ईयर से स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉपी पेस्ट किए गए हैं, और आप लोग देखोगे वो। चलो यस, तो क्या बोला है सेकंड क्वेश्चन में, इंटरनल रेस्पिरेशन मींस द एक्सचेंज ऑफ गैसेस सेल थ्रू एक्सटीरियर सेलुलर फ्लूइड। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है आपका, कि जो ऑक्सीजन आपका सेल इनटेक करता है, ऑक्सीजन इनटेक किया और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाला, दैट इज अ सेलुलर रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन, नो डाउट ऑन इट। तो यही हो गया। बट यहाँ पे ना जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है ना, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड नहीं, आपका ब्लड और किसमें ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है, आपके सेल्स में होता है। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की अगर मैं बात करूं, तो आपके जो सेल्स के बाहर फ्लूइड होता है ना, वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। लेकिन ब्लड तो आपका अलग कंपोनेंट है सेल के अंदर ही। जैसे कि आपका इंट्रासेलुलर फ्लूइड क्या हो गया, साइटोप्लाज्म, तो वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड हो गया। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आपका अलग कंपोनेंट होता है। बट क्वेश्चन के हिसाब से हमें यहाँ पे अजेशन तो थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है। नेक्स्ट आता है रीजन पे। रीजन क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन मीन सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, देखो जब भी आपको पल्मोनरी वर्ड देखने को मिले ना, तो ये आपके कहीं ना कहीं लंग से रिलेट करेगा, ये आप लोग ध्यान रखना। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, जो आपका हार्ट होता है वो क्या करता है, एक तरीके से लंग्स के पास डीऑक्सीनेटेड ब्लड भेजता है। और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या होता है, आपका हार्ट जो है वो पूरे बॉडी तक ऑक्सीनेटेड ब्लड भेजता है। तो ये सिस्टमैटिक सर्कुलेशन है। तो रीजन में क्या बोला, परमरी सर्कुलेशन मीन सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, जो कि बिल्कुल गलत है। तो आर तो बिल्कुल फॉल्स है, ए को हम रिलेट कर सकते हैं, तो इसलिए सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा सेकंड का, नो डाउट ऑन इट। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर एक्सक्यूज मी 3 सर। में प्लीज। सर सी कैसे सही होगा, क्योंकि उसका असर्जन भी गलत है और रीजन भी गलत है, इसलिए मैंने आंसर नहीं दिया सर इसका। हाँ, लेकिन ये ना आपके नेट के बिल्कुल, मैंने इसलिए स्टार्टिंग में बोला है आपको कि यहाँ पे ये रिलेट नहीं कर रहा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। यस सर, क्योंकि मैं वही देख रहा था सर कि इसमें ए और बी दोनों फॉल है सर, बिल्कुल दोनों गलत करेक्ट, हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी। और मैंने ये आपको बताया भी कि दोनों गलत है जब मैं आपको यस डिस्कस सर। करवा रहा था। तो बट हमारे पास अब ऑप्शन देखने हैं, ऑप्शन में हमारे पास कोई और रिलेट नहीं कर रहा। जो सबसे ज्यादा रिलेट कर रहा है वो यही रिलेट कर रहा है कि जो आपके गैसेज है वो सेल्स के अंदर जाते हैं बाय द एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड, जो आपका बाहर वाला फ्लूइड है उससे। क्योंकि यस रीजन सर, का मैंने टॉपिक, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ के मैं कंफ्यूजन हो गया था कि मैंने कहा हाँ ऑप्शन तो दिया ही नहीं इसका, इसलिए। ऑप्शन नहीं है इसका, ये आपका 2012 का दिसंबर का क्वेश्चन है जब आप लोग देखोगे तो। ओके, तो इसलिए हमें आंसर तो देना ही था ना, तो इसलिए सी इसका रिलेट कर रहा है, राइट। गॉट इट गौरव, क्योंकि पल्मोनरी सर्कुलेशन हमें 100% पता है, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन हमें 100% पता यस सर। है। ओके, तो इसलिए इसका सी रिलेट कर रहा है, तो इसलिए हमने सी आंसर दिया है। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर देने की कोशिश करो, थर्ड का आंसर देने की कोशिश करो। ओए, क्वेश्चन पढ़ना है अच्छे से। विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स नॉट, सर हम्म, सर वो जो सी वाला है लिवियाट्रिस कॉस्ट्रम, वो बोला कौन सा है, कौन सा मसला है? अभी पहले आंसर देने की कोशिश करो ना, फिर बताता हूँ मैं। खुद ट्राई करो पहले, रिलेट करना, अपने लॉजिक लगाना है, बाकी मैं तो डिस्कस करूंगा ही आपके साथ। शिवानी जल्दबाजी नहीं करना, क्वेश्चंस पढ़ो अच्छे से। ओके सर। क्या मैंने क्या बोला, जब भी क्वेश्चंस पढ़ो तो किन किन चीजों को ध्यान रखोगे आप लोग, प्राइमरी, ठीक है, कौन कौन सी चीजें, प्राइमरी, नॉट, ठीक है, ओनली। जब ये क्वेश्चंस में अगर आपको दिख जाए ना, तो समझ लो इस इन क्वेश्चंस को आपने 2 बार पढ़ना है, इन क्वेश्चंस को आपने 2 बार पढ़ना है। ओके, चलो भाई सभी और ट्राई करो। देखो क्या बोला है कि, सर मुझे कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में। हाँ पूछो। सर इसमें जैसे प्राइमरी की बात हो रही है सर, हम्म,
तो इसमें सर प्राइमरी में जैसे इसमें माना अगर 2 मसल दे रखे हैं, हम्म तो उसमें से भी हमें सिलेक्ट करना है ना स्पेसिफिक कौन सा है करके नहीं, प्राइमरी। एक 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 सेलेक्ट करना है इनमें से, यही तो हाँ, यूजीसी एक नेट की सिलेक्ट करना है खासियत सर। है। हाँ, क्योंकि कंफ्यूजन हो रहा है सर, क्योंकि डायग्राम भी तो है उसमें। हाँ, कोई नहीं, चलो ट्राई करो, इसका आंसर ट्राई करो गौरव, बाकी फिर डिस्कस करते हैं अभी। ओके, तो मोस्टली कह रहे हैं, सॉरी, मोस्टली कह रहे हैं डी, इरेक्टर स्पाइन है, नॉट प्राइमरी लिखा है। हाँ, तो डायफ्राम क्या है भैया, आपका प्राइमरी मसल है। डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल क्या है, आपकी प्राइमरी मसल्स है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। फिर इसके बाद आपका ट्रांसवर्स थोरेसिक, आपके थोरेसिक रीजन के आसपास से कनेक्ट करता है आपको। फिर लेविट्रस कॉस्ट्रम जो है, वो भी आपका एक मसल है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको हेल्प करता है। अगर इसको मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूं, तो ये नीचे आपको दिखाता हूं मैं थर्ड का एक्सप्लेनेशन। देखो भाई, एक चीज मैं पहले बोलना चाहूंगा, ये जो स्टडी मटेरियल है ना मेरा, ये जो आज की क्लास में करवा रहा हूँ आपको, ये प्लीज कहीं शेयर मत करना। एमसीक्यू करवाने के बाद मैं आप लोगों को ग्रुप में भेज दूंगा एक्सप्लेनेशन के साथ। तो एक्चुअली ये मेरी, मैंने बहुत मेहनत करी इस कंटेंट को बनाने के लिए, और ये आपके ना आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन बिल्कुल प्रिसाइज हैं आपके क्वेश्चन से। जो क्वेश्चन है उसी से रिलेट करेगा, कॉपी पेस्ट नहीं है। इसमें बहुत मेहनत लगी है, बस इसको कहीं शेयर मत करना आप लोग, आप लोगों के साथ ही शेयर करूंगा सर। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, क्या है, डायफ्राम मसल जो है आपकी डोम शेप्ड मसल है, जो आपके थोरेसिक कैविटी का बेस होता है, जो कहाँ आपके एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर होता है। ये आपके रिब्स, स्टर्नम और लंबर वर्टेब्रा से कनेक्ट होता है, अटैच होता है। ट्रांसवर्स थोरेसिस जो है आपका मसल कहाँ पे लोकेटेड होता है, आपका इनर सरफेस ऑफ रिब केज, जो आपका रिब केज है उसके इनर सरफेस पे, ठीक है। जैसे कि ये रिब केज है आपका, तो इसके बीच में तो इंटरकोस्टल मसल प्रेजेंट होगी, इसके बीच में इंटरकोस्टल, और इसके अंदर की साइड जो प्रेजेंट होगी ना, दैट इज अ ट्रांसवर्स थोरेसिस। गॉट इट। और ये आपका जो चेस्ट है, जो आपके स्टर्नम है, ठीक है, ये स्टर्नम, सामने वाला स्टर्नम, इसके अंदर भी कनेक्ट रहता है, तो ये ट्रांसवर्स थोरेसिस। नेक्स्ट है आपका लिवेटरस कॉस्ट्रम, जो आपका रिब्स के साइड में प्रेजेंट रहता है, पीछे की तरफ, ठीक है। तो ये आपके इनहेलेशन में आपको हेल्प करता है, लेविट्रस कॉस्ट्रम। इरेक्टर स्पाइने जो है आपका ग्रुप ऑफ मसल है, जो आपके बैक में रहता है, आपके स्पाइन के पास, जो आपके एक्सटेंशन और लेटरल फ्लेक्शन में हेल्प करता है, जो कि आपका प्रॉपरली रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व नहीं है। तो दैट्स व्हाई कि ये मसल्स आपकी रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, डायफ्राम, इंटरकोस्टल मसल, प्राइमरी मसल, जो कि आपका ब्रीथिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। गॉट इट। तो ये चीज है, समझ आ गया अभी। चलो, तो ये एक्सप्लेनेशन था आपका थर्ड ये क्वेश्चन। सर, सर एक इसमें एक चीज और पूछना था सर, हाँ पूछो। थर्ड क्वेश्चन का। हम्म सर जो इसमें आंसर डी दे रखा है ना स्पाइनल करके सर, हम्म। अगर उसकी जगह माना सर इसमें कुछ और होता, कहते हैं माना सर इसमें ट्रेकिया होता या कुछ और होता। ट्रैकिया, हाँ तो ट्रैकिया तो बिल्कुल हाँ। रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आपका मसल हाँ, है ही नहीं ट्रैकिया, तो फिर वो नहीं सर, कैसे होगा? अगर होता या ट्रेकिया की जगह कोई ऐसा मसल सर, जैसे हम्म कोई इंटरनल ऑर्गन जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में यूज होता है, तो सर हम्म। इसका आंसर फिर उसके बाद डायफ्राम हो जाता ना तीन, सर। नहीं नहीं, डायफ्राम क्यों होता है? डायफ्राम तो भैया ये नॉट क्वेश्चन में नॉट दिया हुआ है ना, तो डायफ्राम तो आपका है अच्छा प्राइमरी सॉरी, मसल। नोट दिया ना इसमें। हाँ, नॉट दिया हुआ है ना, तो डायफ्राम है। बट एक तरीका अगर मैं बताऊं आपको, इरेक्टर स्पाइने भी बहुत ही कम एक तरीके से बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल कैसे है? जो आपकी ये मसल है ना, ट्रांसवर्स थोरेसिस, लेविट्रस कॉस्ट्रम, उनके मूवमेंट में हेल्प करता है ये, ठीक है, उनको बेसिकली हेल्प करता है, जिसकी वजह से आपका प्रॉपर रेस्पिरेटरी जो क्या कहते हैं सिस्टम है, वो वर्क कर पाता है। तो ये इनडायरेक्टली कनेक्ट है, डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है। तो इनमें से हमें सबसे ऑड ये इरेक्टर स्पाइनली दिख रहा है। गॉट इट। और आप एक तरीके से और लगा इसको रिलेट कर सकते थे, कैसे? क्योंकि यहाँ पे इरेक्टर स्पाइनल जो है आपके स्पाइन से रिलेट किया गया है, ठीक है, जो बैकवर्ड साइड है। और आपका रेस्पिरेटरी मसल किधर होता है? इधर की तरफ, आपका थोरेसिक एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर होता है। डायफ्राम, इंटरकोस्टल मसल आपके रिब्स के बीच में होता है। तो यहाँ से आप देखते हैं कि इरेक्टर स्पाइनल पीछे की तरफ है, तो इसलिए ये ऑड ऑप्शन बन जाता है आपका थर्ड का, तो आप इसको आंसर दे सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर देने की कोशिश करो आप सभी। ये भी इजी क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नहीं दिखता है। ऑप्शन नहीं दिख रहा।
तो मैंने ये पेन टैब ले लिया ना, मुझे बला लग रही है ये। चलो ये रहा फोर्थ क्वेश्चन। ये इजी क्वेश्चन है, सभी को पता हो जाना चाहिए। अच्छे से पढ़ो, जल्दबाजी जी नहीं सर। करनी। जो आप पता है पेपर में यही गलतियां करते हो, जिसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे भी आप लोग वही गलतियां कर रहे हो, जो पेपर में करते हो यहाँ पे भी वही गलतियां कर रहे हो। चलो सही बच्चे ट्राई करेंगे इसका आंसर। क्या बोला है, लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है। हाइपोक्सिया, फिर हाइपोकाइनेटिक, इंसोमेनिया, एक्लिस टेंडनाइटिस। लिस्ट टू में दे रखा है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, एक्सेस जंपिंग, लैक ऑफ ऑक्सीजन और ओवरवर्क। कोई दिक्कत नहीं, अभी कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। तो देखो बी और सी में क्या कंफ्यूजन है। सबसे पहले आपको पल्लवी क्लियर पता, कोई चीज पता हो या ना हो, एक चीज आपको 100% पता होगी, दैट इज अ हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो पहले का तीसरा किस में है, बी में और डी में ही है। तो आप सी का कंफ्यूजन ही खत्म, सी का कंफ्यूजन ही खत्म। तो आप यहीं से राइट आंसर जो है मार्क कर सकते थे बी को। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हाइपोकाइनेटिक। हाइपो मतलब क्या होता है कम, और काइनेटिक मतलब क्या होता है मूवमेंट। काइनेटिक मतलब क्या होता है मूवमेंट, जिसमें कम मूवमेंट हो आपका। ठीक है, तो कम मूवमेंट आपका किसमें होगा, आपका लैक हाइपोकाइनेटिक, जब आप लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी करोगे। ठीक है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी करोगे तो कम मूवमेंट आप करोगे, तो दैट इज हाइपोकाइनेटिक। हाइपोकाइनेटिक डिजीज भी होती है आपकी, जिसको हम लोग लेटर ऑन स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है थर्ड, इंसोमेनिया। इंसोमेनिया जो है आपका, वो रिलेट करता है ओवरवर्क से, जब आप ओवरवर्क करते हो तब। नेक्स्ट है आपका एक्लेस टेंडनाइटिस, मतलब कि एसीएल टीयर अगर आपको होता है तो वो एक्सेस जंपिंग नहीं कर सकते हो, या एक्सेस जंपिंग की वजह से आपको एसीएल, आपके एसीएल टीयर हो सकता है या एक्लेस टेंडनाइटिस। तो सर दैट्स ये व्हाई इंसोमेनिया तो सर लैक ऑफ स्लीपिंग भी होता है ना सर? लैक ऑफ स्लीपिंग, ओवरवर्क करोगे तब भी आपको होगा। तो ये भी चीज है। तो यहाँ पे बस आपका ना वही नॉलेज चेक कर किया जाता है नेट के क्वेश्चन में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर देने की कोशिश करो आप। मैच द लिस्ट विद लिस्ट टू। टेंसियोमीटर, फ्लैक्सोमीटर, स्पायरोमीटर, एर्गोमीटर। लिस्ट टू में बोला गया रेंज ऑफ मोशन अराउंड जॉइंट, टू में बोला गया है वर्क, थ्री में बोला गया स्ट्रेंथ, और फोर में बोला गया वाइटल कैपेसिटी। यस, चलो बेटा सभी ट्राई करो। गुड गुड। मैं पूछ लूंगा किसी से भी कि क्यों दिया है इसका आंसर ये। आंसर दे रहे हो तो आपको रीजन पता होना चाहिए उसका। चलो शिवानी, आप बताओ मुझे इसका आंसर आपने क्यों दिया है डी। सर सी को देख के दिया स्पाइनोमीटर, वर्टिकल परपेचुएशन। क्या चीज आप क्या कह रहे हो, किसको देख के दिया है। सी को देख के, सी का क्या आपने रिलेट किया है। फोर्थ। सी का फोर आपने रिलेट किया, अच्छा एक ही ऑप्शन में, ठीक है चलो गुड, हाँ अच्छा लॉजिक लगाया। बाकी अगर बात करें हम टेंसियोमीटर की, तो ये आपका स्ट्रेंथ को नापता है टेंसियोमीटर। ठीक है, फ्लैक्सोमीटर जो आपके फ्लेक्सिबिलिटी को नापता है, मतलब कि आपका रेंज ऑफ मोशन ऑफ जॉइंट को नापता है। फिर स्पायरोमीटर आपके वाइटल कैपेसिटी को नापता है। और एर्गोमीटर जो है एक तरीके से वर्क को नापता है आपके, मतलब कि अभी आपको और डिटेल में समझाता हूँ मैं यहाँ पे। देखो आपको इसके जो टूल्स हैं, इंस्ट्रूमेंट है जो आपके, वो यहाँ पे मैं दिखा के आप लोगों को समझाने की कोशिश कर। देखो टेंसियोमीटर,
आपके दो तरीके के टेंसियोमीटर होते हैं स्ट्रेंथ को नापने के लिए। एक आपका इस तरीके का टूल होता है, ठीक है, जो आपके पैर से बांध दिया जाएगा और आपको मूवमेंट करने के लिए बोलेगा। दूसरा क्या होता है, आपके हैंड के अंदर एक टूल दे देंगे जिसको आपको क्या होगा, प्रेस करने का होगा। उससे पता चल जाएगा कि आपके बॉडी के अंदर कितना स्ट्रेंथ है। ओके, नेक्स्ट है एर्गोमीटर, जो आपके एक्टिविटी है उसके वर्क को नापते हैं एर्गोमीटर से। और ये बेसिकली कहाँ कैसे नाप जाते हैं, आपका एक तरीके से जो ट्रेडमिल होता है वहां पे आपके इक्विपमेंट्स होते हैं, प्रॉपर जो है मेजरमेंट्स लिया जाता है आपका कंप्यूटर के ऊपर, जिसके हेल्प से नापा जाता है। स्पायरोमीटर इस तरीके का आपका ऑब्जेक्ट होता है जो आपके माउथ में लगाया जाता है, फिर उसके बाद आपके लंग की कैपेसिटी को नापा जाता है, वो इंडिकेट करता है। तो कोविड के बाद आप लोगों ने देखा होगा डॉक्टर्स क्या करते थे, स्पायरोमीटर में बोलते थे कि चलो भाई इस पे सांस फूंक लगा के दिखाओ। तो ये चीज है आपको, ये आप लोगों को पता चल गया टेंसियोमीटर, एर्गोमीटर और स्पायरोमीटर क्या क्या चीज है। बहुत क्वेश्चन बनेगी, बिल्कुल नहीं भूलना। टेंसियोमीटर, टेंशन मतलब स्ट्रेंथ, ठीक है, टी से टेंसियोमीटर और इधर भी टी आ रहा है तो इसको याद रखना है। स्पायरोमीटर वाइटल कैपेसिटी बिल्कुल नहीं भूलना। और एर्गोमीटर आपका वर्क को नापा जाता है, और किसके हेल्प से नापा जाता है भैया, इसके ऊपर आपका ट्रेडमिल होता है, उस पर नापा जाता है, एक तरीके से ट्रेडमिल टाइप का इक्विपमेंट होता है। फिर सर ये साइकिल टाइप का भी होता है ना? हाँ, साइकिल टाइप का भी होता है और आपका ट्रेडमिल टाइप का भी होता है। फिर क्वेश्चन नंबर, ये हो गया, सब समझ लिया हमने। कुछ चीज रहेगी नहीं रहेगी, फ्लैक्सोमीटर पता है भैया, फ्लेक्सिबिलिटी कैसे नापते हैं आप लोगों को पता ही है। चलो देखो सेम क्वेश्चन 13 में भी आया, 14 में भी, जून में भी था, दिसंबर वाले में भी जून में, बस ऑप्शन बदल दिया यहाँ पे। 6 का आंसर दो। अच्छा इसमें ऑप्शन नहीं है, चलो वैसे ही मिला के दिखाओ मुझे। गोनियोमीटर का क्या होगा, ऐसी बताओ, चैट बॉक्स में बताओ मुझे, गोनियोमीटर का क्या होगा। फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ, गोनियोमीटर फ्लेक्सीमीटर फ्लेक्सिबिलिटी सर। आपका फ्लेक्सिबिलिटी को नापते हैं। गुड। वर्नियर कैलिपर किसको नापेगा, वर्नियर कैलिपर, 4 इसमें ऑप्शन नहीं है, वर्नियर कैलिपर, कोशिश करो कोशिश करो। बॉडी डायमीटर। बॉडी डायमीटर, ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट, आपके बॉडी के डायमीटर को नापेगा। फिर इसके बाद वेट स्पायरोमीटर या स्पायरोमीटर किसको नापेगा, अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा, वाइटल वाइटल कैपेसिटी। वाइटल वाइटल कैपेसिटी कैपेसिटी को, सर। बहुत बढ़िया शाबाश। और एर्गोमीटर आपके किसको मसल नापेगा, मसल पोटेंशियल। मसल मस्कुलर पोटेंशियल को, टेंशन। ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना टूल एकदम, जिसको याद नहीं हो रहा वो नोट डाउन करके अपने वॉल पे चिपका देना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे शेरों। VO2 max is considered as the best indicator of cardiorespiratory endurance and aerobic fitness. रीजन में बोला गया ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग फैक्टर इन इंड्योरेंस परफॉर्मेंस एंड एबिलिटी बाय जेनेटिक फैक्टर। ध्यान से सोच के समझ के आराम से आंसर देना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं थोड़ी देर खाना लेट खा लूंगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा। सर इसका रीजन मेरे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा सर, ये एक बार समझा देना सर इसका। देखो क्या बोला है रीजन में, ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग फैक्टर इन इंड्योरेंस परफॉर्मेंस, मतलब अगर आप कोई इंड्योरेंस एक्टिविटी करते हो, इंड्योरेंस इंड्योरेंस वाली परफॉर्मेंस देते हो, तो उसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो एक लिमिटिंग फैक्टर है। जैसे अगर मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड के अंदर क्या है आपका, एक स्पीड क्या लिमिटिंग फैक्टर है आपका रनिंग में, रनिंग के अंदर स्पीड क्या एक लिमिटिंग फैक्टर है, क्यों, क्योंकि वो आपके जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो वैसे इसके अंदर बोला गया जो इंड्योरेंस परफॉर्मेंस है उसके अंदर ऑक्सीजन क्या है, एक लिमिटिंग फैक्टर है, और ये क्या है, किसकी एबिलिटी को दिखाता है, आपके जेनेटिक फैक्टर की एबिलिटी को दिखाता है। तो ये रीजन में बोला गया, एक बार समझ आया, कोई दिक्कत यस। वाली बात नहीं है। रूबिया अब देखो सब आप करेक्ट करोगे अब। यस पल्लवी, प्लीज ट्राई, आप मुझे समझाने की कोशिश करो इसको, इस क्वेश्चन को आप मुझे समझाने की कोशिश करो। मैंने बोला है कि मैं आप लोगों का नाम पॉइंट आउट कर लूंगा और आपसे पूछूंगा कि आपका क्या अप्रोच है इस क्वेश्चन के लिए। यस पल्लवी प्लीज गो अहेड। तो बोले बोलो जी बोलो। सर, फर्स्ट वाला जो है VO2 max is considered the best indicator for cardiorespiratory, ये तो हम लोग को सभी को पता है कि वो cardiorespiratory endurance के लिए वो VO2 max मेजर होता है। बिल्कुल करेक्ट। The second one reason है जो ऑक्सीजन इज लिमिटिंग फैक्टर इन एंड्योरेंस। ऑफ कोर्स एंड्योरेंस में हम लोग जब भी
जब भी एंड्योरेंस ट्रेनिंग करते हैं, सो ऑफ कोर्स लेक ऑफ ऑक्सीजन और लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन के कारण हमारा थकान महसूस होता है, वी गेट टायर्ड, बट एंड एबिलिटी बाय जेनेटिक फैक्टर। मैंने इसको क्यों बोथ ट्रू बोला है, क्योंकि जेनेटिक फैक्टर मैटर करता है। एक्चुअली मैंने एक पढ़ा था सर, वहाँ पे जो एंड्योरेंस जो होता है हमारे बॉडी में, ऐसे नॉर्मली खुद का बढ़ता एक कैपेसिटी होता है कि हर एक इंडिविजुअल का, लेकिन जो इलाइट एथलीट्स हैं तो उनका ना जेनेटिक फैक्टर भी मैटर करता है, इसलिए मैंने आंसर आर दोनों सही बोला था। ठीक है, ठीक है। और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या VO2 max का? मैंने इसका रीजन क्यों बताया था सर, बिकॉज ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग फैक्टर इन एंड्योरेंस परफॉर्मेंस, इसीलिए मैंने बोला था कि ये रीजन करेक्ट नहीं है बोलकर। अरे इसमें रीजन में मतलब ट्रू दे रखा है, बी में। आपने बी आंसर दिया है, ए आंसर दिया है? ए आंसर दिया था सर। अच्छा, ए आंसर दिया है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ना चलो गौरव, हाँ बताओ, फिर मैं बताता हूँ आपको आंसर। यस गौरव, यू हैव रेज योर हैंड, प्लीज गो अहेड। सर जो मैम ने बोला अभी, हम्म, वो भी कहीं ना कहीं अगर हम साइंटिफिक या हायर लेवल पे देखें मैम सर, तो वो सही है उनका आंसर। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम पीक परफॉर्मेंस पे जाते हैं सर, टॉप लेवल पे, तो हाँ वहां पे हमारे जेनेटिक्स पे सर हमारे इफेक्ट करते हैं, हमारे चाहे बिल्कुल। स्ट्रेंथ हो चाहे एंड्योरेंस हो। चलो इस टॉपिक हाँ, को हटा दो अब। पर ये तो हमें हाँ, पता पर लग गया यहाँ कि पर अगर हम क्वेश्चन देखें सर, तो क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर ई है। क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर है, आप कह रहे हो कि इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, यस तभी यस। कह रहे हो? कोई है ऐसा जो कहना चाहता है कि ऑप्शन बी इज करेक्ट, जो रिलेट कर रहा है इसमें सजेशन रीजन में? रूबिया को तो समझ ही नहीं आता, अभी समझाएंगे रूबिया को। चलो देखो, इसी में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एजेशन 100% करेक्ट है, ठीक है। रीजन भी 100% करेक्ट है। देखो आपका चाहे स्पीड हो, चाहे आपका ऑक्सीजन है, ये सब क्या है? ये सब लिमिटिंग फैक्टर है। आपका एक लेवल तक इंप्रूव हो सकता है, बट इसके बाद आपका इंप्रूवमेंट नहीं होगा। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपके जेनेटिक्स फैक्टर्स के ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंड करता है, आपके हेरिडिकल फैक्टर के ऊपर। गॉट इट? स्पीड और ये ऑक्सीजन कैपेसिटी, गॉट इट? अब देखो इनमें रिलेशन क्या है, रिलेशन अब हमें मैच करना है। VO2 max is considered as the best indicator of cardiorespiratory endurance and aerobic fitness। ठीक है, करेक्ट बोला गया है। VO2 max जो है आपका बेस्ट इंडिकेटर है कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस में और आपका एरोबिक फिटनेस के लिए, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। फिर इसके बाद यहाँ पे किसकी बात कही है? थोड़ी सी अलग बात की गई। यहाँ पे क्या बोला है? VO2 max का बात किया गया है और यहाँ पे ऑक्सीजन की बात की गई है। किससे रिलेटेड? एक इंड्योरेंस परफॉर्मेंस से रिलेट किया गया और आपके जेनेटिक फैक्टर से रिलेट किया गया। तो इसलिए इसका ना करेक्ट एक्सप्लेनेशन बन नहीं रहा है। तो जो रूबियन, सॉरी इसने क्या कहते हैं, पल्लवी ने आंसर दिया, गौरव ने आंसर दिया और आप लोगों ने जो आंसर दिया बी, वो बिल्कुल करेक्ट है, 100% करेक्ट है। सॉरी क्या आंसर दिया आप लोगों ने? ए आंसर दिया इसका? सर नहीं नहीं ए नहीं, दिए। क्या दिया? बी। ए, इसमें नॉट, नॉट किसमें है? अच्छा ए में है ना नॉट? ए में नॉट ए है ना? दिया हमने। अच्छा हाँ। अच्छा ठीक है। नहीं 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 नहीं, इसका आंसर बी होगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा इसका। वाई? बिकॉज, एक मिनट रुको, लेट मी स्टडी डेट। ये 7th क्वेश्चन है ना? सर बी होगा, बी होगा, बी होगा, इसका रिलेट करेगा। एक मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि मैंने ना वहां पे दिखा नहीं था। हाँ जी सर, वो ए में जो है ना नॉट लिखा है, बी मुझे लगा बी में नॉट है। ओके ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी देख लो यहाँ पे क्या बोला है, दिक्कत वाली बात नहीं है, इसलिए मैंने इतनी मेहनत करी है। VO2 max जो है आपका बेस्ट इंडिकेटर कार्डियोरेस्पिरेटरी फिटनेस में, और VO2 max ये जो है बेस्ट आपका इंटेंस एक्सरसाइज में, इन सब में ये सारी चीजें, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पे आ जाओ रीजन पे। ऑक्सीजन बीइंग द लिमिटिंग फैक्टर इंड्योरेंस परफॉर्मेंस एंड एबिलिटी ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर्स आल्सो ट्रू, ये भी ट्रू है। Genetic factor plays an important role in determining individual VO2 max potential. Some people naturally have a higher capacity to utilize oxygen during exercise, ठीक है, which give them an advantage in endurance activities, ये भी बिल्कुल करेक्ट बोला गया है। It is essential note that genetic plays an important role in training, lifestyle functions, and ये बिल्कुल करेक्ट बोला है। Therefore, both statements are true, and the second statement are explain why VO2 max is considered the best indicator of cardiorespiratory endurance and aerobic fitness। तो इसलिए आपका जो है ये वाला ऑप्शन जो है बी वाला, therefore the both statements are true and the second are correct, explains why VO2 max is considered best indicator cardiovascular and aerobic fitness। तो ये जो आपका रीजन है ना, वो सही बिल्कुल एकदम
एक्सप्लेन किया गया एजेशन को कि जो आपका VO2 मैक्स है, जैसे क्या बोला क्वेश्चन में, जो आपका VO2 मैक्स है ये किसके ऊपर डिटरमाइन करता है, आपके जेनेटिक फैक्टर्स पे। किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके जेनेटिक फैक्टर्स पे। और जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से क्या है, आपका VO2 मैक्स जो है एक तरीके से कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन को इंडिकेट करता है। समझ गए? तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, 7th का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। गॉट इट? तो ये है इसके अंदर 7th का। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ अभी। चलो 8 पे आ जाओ। 8th क्वेश्चन को भी आप लोग आराम से सॉल्व करने की कोशिश करना। सभी को पता होगा ये वाला, लेकिन सोच समझ के करना है आपने। क्या बोला? फाइंड द करेक्ट सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ द प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन इन आवर रेस्पिरेशन। तो आपको करेक्ट ऑर्डर लगाना है इंस्पिरेशन के प्रोसेस का। तो ये दिए हुए हैं आपके पास प्रोसेसेस इंस्पिरेशन के, तो उसको देख के आपने करेक्ट वो क्या प्रोसेस लगाना है। ठीक है, चलो गुड। ओके ओके, चलो बाकी से भी ट्राई करो। गुड। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चलो। हाँ भाई गौरव, सभी ट्राई करो, आंसर दो। शिवानी। सर नीचे वाला एक्सप्लेनेशन दिखाई दे रहा है। ओ हो सॉरी सॉरी। वही तो सर, मैं नीचे वाला पढ़ने लग गया। तो गलत चीटिंग नहीं करनी ना भाई, ईमानदार बच्चे बनो आप लोग। नहीं सर, हम लोग ने देखा नहीं। देखो हाँ, कोई दिक्कत नहीं। शिवानी क्या बोला क्वेश्चन में कि जब आप इंस्पायर करते हो, सांस लेते हो, तो उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है, आपके बॉडी के अंदर क्या क्या चीज होंगी। सबसे पहले क्या होगा, लंग का साइज बढ़ेगा, या आप एयर रशिश करेंगे अंदर की तरफ, या इंटरकोस्टल मसल आपकी कॉन्ट्रैक्ट होगी, या डायफ्राम मसल डाउन होगी, या स्टर्नम मसल आगे की तरफ आएगी। तो इनमें से क्या चीजें होंगी सबसे पहले। ये ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4-5 ऑप्शन दे रखे हैं। उसमें सीक्वेंस लगाना है। जैसे पहला ए में क्या बोला गया है, एयर रश आएगा पहले, मतलब कि सबसे पहले एयर रशेस करेंगे आपके बॉडी के अंदर, फिर लंग वॉल्यूम आपका बढ़ेगा, फिर फिफ्थ बोला स्टर्नम मसल आगे आएगी, फिर थर्ड बोला इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, और फिर बोला डायफ्राम की डिक्रीज होगी। फिर बी में बोला क्या है कि पहले आपका लंग वॉल्यूम बढ़ेगा, सेकंड फिर एयर रश इन करेगा। तो इस तरीके से आपने रिलेट करना है। ओके, ये चीज है। सर ये प्रोसेस है ना, ये मोस्टली हर जगह क्वेश्चन दिखता है ज्यादा। क्या क्या कह रहे हो गौरव? सर ये क्वेश्चन बहुत जगह दिखता है, कह रहा हूँ। हाँ हाँ भाई, ये सारे शिक क्वेश्चन दिखेंगे आपको। भाई ये सर क्वेश्चन ये वाला और ये हार्ट का रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ये दो मैं क्वेश्चन मतलब मोस्टली मैं हर क्या कह एग्जाम रहा में हूँ, मैं कह रहा हूँ टॉपिक वाइज ना, आप ये MCQ लगा लो, और उसके बाद चले जाओ आप मार्केट के अंदर, फील्ड में कहीं भी, समझ के। अभी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दे दूंगा, एक बार और पढ़ लेना आप लोग, और फिर उतरना मार्केट के अंदर, देखो कैसे नहीं आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हो। अभी इससे पहले हम लोगों ने बेसिक किए, फिर इंटरमीडिएट के क्वेश्चंस किए, आज थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हैं। ओके, चलो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको इंस्पायरेशन का प्रॉपर सीक्वेंस बताया था, ठीक है। दो बताया था मैंने आपको, एक कौन सा मेथड बताया था, एक बकेट मेथड बताया था, और एक मैंने कौन सा हैंड पंप वाला मेथड बताया था। तो अगर आप इंस्पायर करते हो, अगर आप सांस को इंस्पायर करते हो, तो इसका सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है। सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं आपकी। और प्राइमरी मसल कौन सी है आपके बॉडी के अंदर, डायफ्राम। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, ये डायफ्राम मसल इस तरीके से है। यस पल्लवी, आंसर दूंगा मैं, लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट। तो सबसे पहले आपका डायफ्राम मसल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, नीचे की तरफ आएगा, और ये फ्लैटन हो जाएगा। ठीक है, ये होगा। तो सबसे पहले डायफ्राम मसल आपका नीचे की तरफ आएगा। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट, अगर आप यहाँ पे रिलेट करने की कोशिश करो, तो यहाँ पे ये
हाँ मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो डायफ्राम मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। फिर इसके बाद जो आपकी इंटरकोस्टल मसल है, मतलब कि आपके रिब्स के बीच में जो मसल है इंटरकोस्टल मसल, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट होगी। ठीक है भैया, ये भी कॉन्ट्रैक्ट कर दिया हमने। फिर उसके बाद जो आपका स्टर्नम मसल है, ये वाला स्टर्नम मसल है, वो क्या होगा, ऊपर की तरफ आएगा। किसकी तरफ आएगा, ऊपर की तरफ, सामने की तरफ आएगा। ठीक है, जैसे ही आपका स्टर्नम मसल सामने की तरफ आया तो आपके लंग का साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, लंग का साइज जब बढ़ेगा ना तो क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा आपके लंग्स के अंदर। जैसे ही लंग का साइज इंक्रीज हुआ, इसका प्रेशर क्या होगा, वो डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से आपका एयर रश इन करेगा, एयर अंदर की तरफ आएगा। एक बार और आप लोगों को मैं एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं यहाँ पे। देखो, एक होता है टर्म दैट इज अ प्रेशर ग्रेडियंट, ध्यान से समझना, इन शॉर्ट समझा रहा हूं आपको, ये डिटेल में आपको समझाऊंगा मैं जब ब्लड पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो अब पढ़ाऊंगा मैं आपको डिटेल में। इन शॉर्ट क्या बता रहा हूं मैं आपको, कि जैसे आपके जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो कहाँ कहाँ मूव करते हैं, वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से, मतलब कि अगर उनका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से आपका लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन एयर का क्या है, ज्यादा है, तो कहाँ की तरफ मूव करेंगे, आपके लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे और नीचे की तरफ आ जाएगा आपका। तो जब आपके लंग्स में ना, आपके लंग्स के अंदर एयर का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, ठीक है, तब आपका बाहर से एयर अंदर की तरफ आता है। ओके, तो जब आपके लंग्स के अंदर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है एयर का, तब एयर आपके लंग्स के अंदर आ जाता है। इतना आपने अभी तक समझना है। ओके, अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में अगर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, तो मुझे पता था इस वाले क्वेश्चन में आप लोगों का डाउट बनेगा, तो इसलिए मैंने इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लगाया है। देखो, सबसे पहले आपका डायफ्राम मसल जो है वो नीचे की तरफ आता है इंस्पिरेशन के टाइम पे। यस, चलो हाँ पल्लवी, आप क्वेश्चन लूंगा, डोंट वरी। आपका जो डोम शेप्ड मसल है लंग का, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और डाउनवर्ड मूव करता है, जिसकी वजह से आपके क्या कहते हैं, चेस्ट कैविटी का स्पेस बढ़ जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। फिर आपकी जो इंटरकोस्टल मसल है, जो आपके रिब्स के बीच में प्रेजेंट है, वो कॉन्ट्रैक्ट करती है और रिब केज को आपका अपवर्ड और आउटवर्ड की तरफ मूव करती है। ठीक है, ये रिब केज नॉर्मल पोजिशन पे है और इसको आपका अपवर्ड मूव करवाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से आपका चेस्ट कैविटी और आपका लंग का एक्सपेंशन होने का चांस होगा। फिर इसके बाद स्टर्नम जो है आपका आगे की तरफ मूव करेगा, स्टर्नम आपका आगे की तरफ मूव करेगा, जैसे मैंने आपको बताया था। स्टर्नम क्या होगा, आपका आगे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो जैसे ही डायफ्राम नीचे हुआ, इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आपका स्टर्नम जो ब्रेस्ट बोन है वो आगे की तरफ मूव होगा। ओके, जिसकी वजह से आपका थोरेसिक कैविटी इनलार्ज होगा और आपका लंग एक्सपेंड होगा। ये हो गया। फिर इसके बाद आपके लंग्स का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा और प्रेशर जो है वो डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से एयर अंदर की तरफ आएगा। इस पॉइंट को ध्यान से समझो। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था, ध्यान से समझना इस पॉइंट को। शांत कर लो अभी चैट बॉक्स। क्या बोला है कि with the diaphragm moving downward, the intercostal muscle lifting the rib cage, ठीक है, and the sternum moving forward, sternum आगे की तरफ आ जाता है, and thoracic cavity increase हो गई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ सभी को पता होगा। as the thoracic cavity expands, जैसे ही thoracic cavity आपका expand हुआ, जैसे ही आपका thoracic cavity जो है वो expand हुआ, तो वॉल्यूम ऑफ लंग्स ऑल्सो इंक्रीजेज, आपके लंग्स का वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। दिस एक्सपेंशन कॉजेज डिक्रीज इन एयर प्रेशर इन द लंग्स, जिसकी वजह से आपका एयर का प्रेशर लंग्स के अंदर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है, किसी भी चीज का अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो उसका प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। ये सभी चीज सभी को पता होगा। और जैसे ही आपका प्रेशर कम हुआ, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से आपका जो एयर है वो अंदर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, आउटवर्ड से इनवर्ड की तरफ, आपके लंग्स की तरफ मूव करेगा, आपके नोज से, माउथ से, आपके ट्रैकिया से आपके लंग्स के अंदर मूव करेगा, जिसके अंदर आपका ऑक्सीजन को कंटेन करेगा वो। ठीक है, जो कि आपके रेस्पिरेशन के लिए नेसेसरी है। अब इसके अंदर इसको रिलेट कैसे करोगे आप लोग, रिलेशन भी मैं आपको बता देता हूँ। हेलो सर।
एक मिनट रुक जाओ, बस मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ आपका, डोंट वरी। देखो, टुगेदर दीज स्टेप्स डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन वेयर लंग्स टेक in oxygen rich air, cellular respiration and other metabolic process of breathing cycle and enables the body to receive oxygen. It needs various physiological functions. चलो ठीक है, हाँ बोलो, क्वेश्चन पूछो अब। हाँ पूछो अब। सर मुझे सर यही एक प्रोसेस बात, तो सर उसका पार्शियल प्रेशर का भी होता है ना सर? पार्शियल प्रेशर का भी यही होता है, सेम चीज वही है, पार्शियल प्रेशर सेम का। वही, मतलब कि जैसे अगर हम, हमारे पास सर दो मतलब सिलेंडर है जैसे गैस, तो नॉर्मली है कि सर हम जब अगर एक फुल भरा हुआ सिलेंडर है उसमें से अगर गैस ट्रांसफर करेंगे तो दोनों में इक्वल लेवल आने तक क्या रहेगा, उनका प्रेशर बराबर रहेगा। जब बराबर दोनों का रहेगा। प्रेशर बराबर नहीं होगा तब तक हाई वाले से कम में जाते रहेगा लो। जैसे बॉयल लो भी तो यही कहती है सर। बॉयल्स लॉ भी यही कहता है आपका, बिल्कुल करेक्ट है आपका, ठीक है। और सर जो आपने एक क्वेश्चन दिया था ना सर ये प्रोसेस वाला, ये मैंने कमेंट बॉक्स में एक फोटो भेजी है सर, उसमें दे रहे दिखा देते हैं। हाँ हाँ हाँ, यही सेम। गुड, चलो हाँ पल्लवी पूछो अब। सर एक्चुअली फर्स्ट ना जब हम इंस्पायर कर रहे हैं ना, जो इंस्पिरेशन कर रहे हैं, फर्स्ट एयर अंदर घुस रहा है ना सर, फर्स्ट नहीं, एयर तो घुस रहा है, फिर उसके बाद एक्सपैंड हो रहा है ना मसल्स। देखो आप उस ब्रीथिंग ऑफ मैकेनिज्म वाले क्लास में आप थे नहीं, उस क्लास में मैंने पढ़ाया था कि आपके बॉडी के अंदर पता है, ये ऑक्सीजन, ये जैसे लंग्स है आपका, ठीक है, बॉडी के अंदर आपका ऑक्सीजन आता कैसे है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कैसे जाता है, इसको समझो, थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ मैं इन शॉर्ट आपको। जैसे आपके ये ब्लड कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज, मान लो आपका जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दैट इज 176 mmHg। कितना होता है? 176 mmHg होता है नॉर्मली, आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये रहता है। गॉट इट पल्लवी? इतना ध्यान देना है आपने, यूट्यूब पे मैंने डाल रखी है, ठीक है। तो 176 mmHg आपका बाहर का प्रेशर है, नॉर्मल प्रेशर है ये। और मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपका एयर का प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो क्या कहता है कि एयर कहां की तरफ मूव करता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से कहां की तरफ, लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। कहां मूव करता है पल्लवी? अगर एयर का प्रेशर यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे कम है तो ये कहां मूव करेगा? कम की तरफ। जैसे आप घर के अंदर एक कोने में परफ्यूम लगा दो, किसी कोने में जाओ परफ्यूम छीट दो, आप परफ्यूम का एक मार दो आप, लेकिन धीरे धीरे आप क्या देखोगे, उसकी स्मेल आपको दूसरे कोने में भी देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो एक जगह जब आपका यहाँ पे कोने में आपने परफ्यूम का स्मेल किया, ठीक है, परफ्यूम आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका प्रेशर क्या है, ज्यादा है, और यहाँ पे क्या है, आपके पूरे घर के अंदर, आपके रूम के अंदर प्रेशर कम है यहाँ पे। तो ये जो इसका प्रेशर होगा ना, वो किधर की तरफ मूव होगा, जहां पे इसका प्रेशर कम होगा उधर की तरफ मूव होगा। तो ये कहां मूव करता है? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है। ये हम लोगों ने ब्रीथिंग मैकेनिज्म में पढ़ा था। ओके, ये एक तरीके से आपका पार्शियल प्रेशर है, ठीक है। तो ये चीज होता है। तो आपके लंग्स के अंदर ना एयर तभी आता है, आपके लंग्स के अंदर एयर तभी आता है जब इसका प्रेशर जो है वो कम होता है। इसका प्रेशर जब कम होता है तभी आपके लंग्स के अंदर एयर आता है, ठीक है। एग्जांपल के लिए जैसे मैंने 176 mmHg जो है नॉर्मली एटमॉस्फेरिक प्रेशर माना है, तो यहां जब आपके लंग्स का प्रेशर 174 या 175 होगा तब आपके लंग्स के अंदर एयर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। गॉट इट? वैसे ही जब आपके ब्लड कैपिलरी से CO2 आपके लंग्स में जाता है तो यहाँ पे, हाँ पल्लवी पूछो। एक सेकंड सर, मेरा एक सिंपल ही क्वेश्चन है कि हाँ हाँ, फर्स्ट मतलब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है या फर्स्ट एयर मतलब इनहेल करते हैं, मतलब एयर जाता है फर्स्ट या मसल्स फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है? देखो सबसे पहले ना आपके एयर ही इन करता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एयर इन करता है, बट ये आपके कंडक्टिंग जोन में रहता है, कंडक्टिंग जोन में रहता जी है, मैंने आपको हाँ कंडक्टिंग जोन में रहता है, मैंने आपको हाँ। पढ़ाया। बट आपके लंग्स में जाने के लिए ना, जो आपके लंग्स में जाने के लिए इस लंग्स का प्रेशर जो है वो कम होना पड़ेगा उसको, तब आपके लंग्स में जाएगा वो, अदरवाइज नहीं जाएगा। अगर आप सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर आपके लंग्स का है 176 mmHg है और आपका बाहर का प्रेशर भी सेम है, तब आपके लंग्स के अंदर नहीं जाएगा पल्लवी। ये समझ आ गया इतना चीज? जी समझ गए सर। ओके, तो दैट्स वाई इसके अंदर आपका इंस्पिरेशन प्रोसेस में, क्योंकि मैंने क्या बोला भैया, आप यूजीसी नेट का पेपर सॉल्व कर रहे हो, यहाँ पे आपका डिटेल नॉलेज चेक किया जाएगा।
तो आपका यहाँ पे फिर इसके अंदर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की बात पहले की जाएगी। ओके, यही बॉयल्स लॉ के अंदर भी है, पार्शियल प्रेशर के अंदर भी है। अभी इस तरह क्वेश्चंस आगे और आएंगे। समझ आया पल्लवी? किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? अब रिलेट कैसे करोगे? ऐसे क्वेश्चन आया तो सबसे पहले मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करवाओगे आप, डायफ्राम मसल कॉन्ट्रैक्ट करवाया, इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करवाया, कॉन्ट्रैक्ट करवाने के बाद जब, अच्छा एक चीज और बताओ, जब आपका स्टर्नम मसल आगे की तरफ मूव होगा तो कौन सा गैप इंक्रीज होगा आपका? लेटरल गैप इंक्रीज होगा या इंटीरियर पोस्टीरियर गैप इंक्रीज होगा? यस पल्लवी प्लीज सर वो जो पूछिए। डॉम शेप्ड कुछ लिखा था, या डॉम शेप्ड एक्सप्लेनेशन में ना, डॉम शेप्ड कुछ लिखा था, वो समझ में नहीं आया। वो अरे डॉम इसका शेप्ड मसल मीनिंग क्या है सर उसका? इसका मसल है कि जो ये आपका ये हाँ ये वाला मसल है ना, डायफ्रागम ये डिस्टेंस इस तरीके का रहता है, एक डॉम की शेप का रहता है। ठीक है, इस तरीके का डॉम की शेप का रहता है, इसलिए इसको डॉम शेप बोलते हैं। ओके पल्लवी, ये इस तरीके इसका शेप है ना, डॉम की तरह है, इसलिए इसको डॉम शेप्ड मसल कहते हैं, और कोई रीजन नहीं है इसमें। गॉट इट पल्लवी? एक तरीके से। जी सर समझ। हाँ ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे याद रखोगे? चलो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था क्या, कि अगर स्टर्नम मसल आगे की तरफ मूव होता है तो कौन सा गैप बढ़ेगा, लेटरल या इंटीरियर पोस्टीरियर? बताओ, लेटरल या इंटीरियर पोस्टीरियर? बोलो चैट बॉक्स में, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। इंटीरियर पोस्टीरियर, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको करके दिखाऊं, लेट मी बी अ टी शर्ट, फिर मैं आपको करके दिखाता हूं कैसे बढ़ेगा। चलो तब तक आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 8 लगाता हूं मैं आप लोगों के लिए। नाइन्थ क्वेश्चन करो, रुको एक मिनट। हाँ क्वेश्चन नंबर 9 करो। सेम वैसे ही ये पार्शियल प्रेशर का आपका क्वेश्चन आ गया। यस शाबाश मेरे शेरो, चलो गुड गुड शाबाश। क्या बोला क्वेश्चन में? अजेशन में इन द लंग्स O2 सर एंड CO, प्लीज। सर प्रेशर ग्रेडियंट क्या है, थोड़ा सा बोल देंगे? बता रहा हूँ, एक मिनट बता रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली इन शॉर्ट बताता हूँ। वही चीज जो थोड़ी बहुत ऊपर चीजें मैंने आपको बताई थी, वही चीज है और बाकी कुछ नहीं। इन द लंग्स O2 एंड CO2 एक्सचेंज टेक प्लेस बिटवीन कैपिलरी एंड लंग एल्वेलाई। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं, बिल्कुल 100% करेक्ट है। इसमें जो बोलेगा इनकरेक्ट है उसको बहुत मार पड़ेगी। ठीक है, क्या बोला है फिर रीजन में? ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट of O2 and CO2 between alveoli and capillary, O2 enters, CO2 leaves the blood vessels। अब देखो क्या होता है। पल्लवी माइक ऑन करो अपना। जी सर। अच्छा मुझे ये बताओ, एयर जो है वो किधर की तरफ मूव करता है? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, करेक्ट? यहाँ पे ज्यादा एयर है तो, और यहाँ पे कम एयर है तो इधर की तरफ आएगा, करेक्ट? कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं सर। नहीं है? ठीक है, ओके चलो ये चीज आपको समझ आ गई। अब नेक्स्ट, अब आते हैं इसके ऊपर, प्रेशर ग्रेडियंट के ऊपर। क्या बोला है? ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट O2 एंड CO2 बिटवीन एल्वेलाई एंड कैपिलरी। अब मैं आपको यहाँ पे हल्का सा एल्वेलाई और कैपिलरी बना के दिखाता हूँ। ये हो गया हमारा, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है बट थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करना। देखो ये क्या हो गया हमारा, एक तरीके से मान लो ये हो गया एल्वेलाई,
और ये जा रही है हमारी ब्लड कैपिलरी। ठीक है, ये हो गया एल्वोलाई, ये हो गया, और ये है ब्लड कैपिलरी। क्या बोला है, O2 और CO2 किसमें चेंज होता, आपका एल्वोलाई और कैपिलरी के अंदर एंटर जा कर रहे हैं, और क्या बोला है, O2 जो है वो एंटर कर रहा है, तो ठीक है भैया, O2 को हम लोग एंटर कर रहे हैं, और CO2 जो है आपका ब्लड वेसल को छोड़ रहा है, लीव्स द ब्लड वेसल, ये छोड़ रहा है। गॉट इट। अब देखो क्या होता है कि यहाँ पे ना आपके ऑक्सीजन के, आपके लंग एल्वोलाई के अंदर, एल्वोलाई के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर क्या है, ऑक्सीजन का प्रेशर क्या है, ज्यादा है। ऑक्सीजन का प्रेशर क्या है आपके लंग्स के अंदर, ज्यादा है। और आपके ब्लड वेसल्स का आपके ब्लड वेसल्स के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर क्या होता है, कम होता है, कम होता है। इसलिए ऑक्सीजन जो है वो आपके ब्लड वेसल्स में आता है। आपके लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है, जिसकी वजह, और यहाँ पे ब्लड वेसल्स के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर कम है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है आपका ब्लड वेसल्स में आता है। गॉट इट। तो ये प्रेशर की वजह से ही होता है। तो यहाँ का प्रेशर कम था और यहाँ का प्रेशर ज्यादा था, तो इसलिए ऑक्सीजन नीचे आया। अब जब यहाँ का प्रेशर यहाँ से कम हो गया, यहाँ खाली हो गया, तो इसके बाद क्या होगा, आपका दोबारा प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, आपका दोबारा एयर आ जाएगा यहाँ, क्योंकि कम हो गया। अब CO2 जो है आपका, CO2 का प्रेशर आपके, जब आप एक्टिविटी करोगे, पल्लवी आई दौड़ के, CO2 का लेवल बढ़ गया ब्लड वेसल्स के अंदर, और ब्लड वेसल्स में CO2 का लेवल ज्यादा है, ऑक्सीजन का और लंग्स के अंदर कम है, तो CO2 चला जाएगा आपके लंग्स के अंदर। ठीक है, लंग्स में जाने के बाद CO2 का लेवल क्या होता है, आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है, इसलिए वो क्या करता है, इधर की तरफ कॉन्सेंट्रेट करता है, मतलब कि बाहर आपके चले बाहर जाते की हैं। तरफ आ जाता है। समझ आ गया, यही बेटा प्रेशर ग्रेडियंट है। इन शॉर्ट, इन शॉर्ट बताया मैंने, डिटेल में आपको तब बताऊंगा जब ब्लड पढ़ाऊंगा। इन शॉर्ट मैंने आपको इतना बता दिया। इसके अंदर कोई दिक्कत परेशानी पल्लवी बेटा, सर हो गया। किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं? चलो अब मुझे इसका आंसर बताओ। अजेशन तो बिल्कुल ठीक है। अब रीजन में क्या बोला है, ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट O2 एंड CO2, अब ये डिलीट ही नहीं होगा सर बिटवीन इसमें इतना एल्वोलाई रेड एंड रेड हो गया, दिख कैपिलरी। ही नहीं रहा सर। हाँ यार, ये डिलीट ही नहीं हो रहा, ये तो कोई डिलीट नहीं होता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं पढ़, अच्छा हो रहा ओके है। सर, वो ये आंसर था इसका। लो 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 लो। चलो अब आंसर देने की कोशिश करो। ये प्रेशर ग्रेडियंट था। इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम्स के अंदर। सोच हमेशा बड़ी रखनी है बेटा, टीजीटी पीजीटी में नहीं अटकना, खुद को नहीं लटकाना बस टीजीटी पीजीटी में। बड़ी सोच रखो, जब बड़ी सोच रखोगे तो छोटी तो अपने आप ही वैसे ही क्लियर हो जाएंगे आप। ठीक है, तो क्या बोला है, अजेशन ठीक है। रीजन में क्या बोला है आपका, ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से आपका O2 और CO2 के बीच में चेंज होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है, O2 एंटर करता है और CO2 जो है आपके ब्लड वेसल से बाहर निकलता है, तो रीजन भी ठीक है। और प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से ही आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है आपका ब्लड कैपिलरी और एल्वोलाई में। तो क्या है, रीजन भी अजेशन का बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी इस क्वेश्चन के अंदर किसी को? नो सर। ओके, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो सेम चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखी है। is true because gas exchange indeed occurs between the capillaries and lung alveoli, diffuses alveoli into the blood capillaries, carbon diffuses, ये सब चीज है। फिर इसके बाद देखो हायर कॉन्सेंट्रेशन होता है आपका एल्वोलाई के अंदर, कैपिलरीज के अंदर लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है, जिसकी वजह से आपका प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से। ओके, तो CO2 आपका ऊपर की तरफ चला जाता है, मतलब आपके लंग्स की तरफ चला जाता है पार्शियल ग्रेडियंट की वजह से। यही चीज है आपका, तो इसलिए आपका जो है ए जो है वो राइट आंसर हो जाता है। चलो 9 क्वेश्चन कर लिया हमने, अब 10वां क्वेश्चन करके दिखाओ। ये क्वेश्चन शायद से आप लोगों ने पहले देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा, बट ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो लॉजिक लगा के। द ऑक्सीजन कंटेंट O2 कंटेंट ऑफ ब्लड, that is 100% of hemoglobin saturation
फॉर फीमेल इज अराउंड 174 ml ऑफ O2 पर लीटर ऑफ ब्लड। सजेशन में ये बोला गया, रीजन बोला गया ट्रेनिंग कैन इवेंचुअली चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स सो इट कुड टेक अप मोर ऑक्सीजन। ये किसी सर बच्चे एचबी सैचुरेशन का मतलब क्या है सर? ये मतलब अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा। हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन आपका ब्लड के अंदर ना, वही चीज है। अभी इसको क्वेश्चन को ट्राई करो, पहले मैं बताऊंगा अभी, डोंट वरी। चलो बेटा सभी ट्राई करो। या शिवानी ट्राई करो बेटा। चलो स्वराज ट्राई करो क्वेश्चन, सभी रूबिया पल्लवी सभी ट्राई करो बेटा। कर दिया, ओके, नो आइडिया, ठीक है। गेट एन आइडिया सर जी, सर को बोलो, सर दे देंगे आइडिया। अभी देखो सिंपल सा चीज है, मैंने एजेशन पढ़ा, मैंने एजेशन पढ़ने के बाद क्या देखा कि कुछ भी समझ नहीं आया। चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ भी समझ नहीं आया। एजेशन में क्या ही बोल दें, मुझे कुछ भी नहीं पता। ठीक है, मान गई आपकी बात, ये भाई कुछ भी नहीं पता, कोई आइडिया नहीं। लेकिन रीजन में क्या बोला है, ट्रेनिंग कैन इवेंचुअली चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स सो इट कुड टेक अप मोर ऑक्सीजन। तो रीजन तो मैं थोड़ा बहुत पढ़ सकता हूँ और थोड़ा बहुत रिलेट कर सकता हूँ। अब रीजन को कैसे रिलेट कर सकता हूं मैं, कि ट्रेनिंग कैन इवेंचुअली चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द लंग। अब लंग्स का आपका ये स्ट्रक्चर है, इस तरीके से बनाना भी तो नहीं आता मुझे, ठीक है, इस तरीके का आपका स्ट्रक्चर है। तो ट्रेनिंग के वजह से क्या इसका स्ट्रक्चर चेंज होगा, ये बता दो मुझे रूबिया, बस इतना बता दो मुझे रूबिया, आप मुझे बस इतना बताओ कि ट्रेनिंग के वजह से आपके लंग्स का स्ट्रक्चर चेंज होगा। रूबिया मारूंगा मैं, यस सर। स्ट्रक्चर सर कहाँ इसका चेंज होगा? मतलब साइज भी इंक्रीज हो सकता है ना, सर स्ट्रक्चर साइज जो सर साइज से इसका एक्सपेंड होगा सर। सर साइज से इसकी थिकनेस और इसका सर कहते हैं अंदर से वैसे वाला साइज एक्सपेंड हो चेंज हो सकता जाएगा है ना सर सर। इसका? सुनो सर जैसे कि हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में भी, मतलब हार्ट का भी जैसे होता है ना, वॉल का भी एक्सपैंड होता सर है जैसे वैसे एलुलाई का साइज बढ़ जाता है तो भी तो सर वो यहाँ पे भी लंग्स का हो ही पार्ट सकता है है। ना सर? देखो यहाँ पे मैंने बी का सर आंसर सही है, एक्सपेंड हो जाएगा। स्ट्रक्चर का मीनिंग मैंने साइज समझा है रीजन सर, लंग्स का। हाँ, ये देखो थोड़ा कंफ्यूजन है सर, क्योंकि मैंने भी देखो वही समझा सर कि इसका स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, ढांचा। ठीक है, ढांचा ढांचा क्या हो गया आपका, ये घर है मान लो, चार दीवारी है आपके घर की, ये आपके घर की स्ट्रक्चर क्या है, इसका चार दीवारी है। ओके, ये आपके घर का स्ट्रक्चर है। तो जब आप इसके अंदर पेंट करोगे, ठीक है, या फिर वॉल पुट्टी करोगे, या फिर आपने और भी कोई चीज कर ली, टाइल लगा लिया, तो ये बताओ मुझे इसका स्ट्रक्चर बदला घर का? सर पर अगर हम सर पहले जैसे 2 रूम थे इस घर में, तो मैंने हाँ, उसी के सर एक ही हॉल बना दिया पूरा, तो मैं कहूंगा सर कि घर का स्ट्रक्चर चेंज हो गया अंदर से। अंदर से चेंज होगा ना, बाहर से चेंज, स्ट्रक्चर को कैसे कंसिडर करोगे आप, बाहर से कंसिडर करोगे ना, ठीक है। इनसाइड आप कर रहे हो, इनसाइड आप चेक कर रहे हो, वॉल पुट्टी कर रहे हो, ये कर रहे हो, और ये कुछ छोटी मोटी चीज कर रहे हो। और जब आप एक्सरसाइज करोगे तो ऐसे नहीं है कि आपके बीच में कोई सेप्टम आपका बॉल आ जाएगा या कुछ और चीज आएगी। क्या होगी, आपकी थिकनेस बढ़ जाएगी थोड़ी सी, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी थोड़ी सी, ये चीज होगी। आप कोई नई चीज तो क्रिएट नहीं कर पाओगे, स्ट्रक्चर में तो कोई आप चेंज नहीं ला पाओगे ना गौरव, समझ रहे हो बात को? एक्सक्यूज मी सर। यस प्लीज। सर ड्यूरिंग इनहेलेशन एक्सपेंड हो जाएगा ना? हाँ तो वो तो नॉर्मल फंक्शन है ना, एक्सपेंशन आपके लंग का, ठीक है, यस सर। ये तो नॉर्मल फंक्शन है आपका, ये नॉर्मल फंक्शन है आपके लंग्स का। सर इसमें भी इसमें बात सर इसमें यदि भी तो मेंशन किया है ट्रेनिंग। यस इसके सर अंदर बात, ट्रेनिंग हाँ ट्रेन इसमें क्या भी बोला, तो मेंशन किया है। हाँ क्या बोला, ट्रेनिंग की सर वजह से इसमें जैसे एक मिनट रुको, पहले उसको बताने तो दो सर मुझे। ट्रेनिंग। इसमें क्या बोला है, ट्रेनिंग की वजह से आपके यस लंग्स सर। का, जैसे मान लो आपका लंग्स का साइज इतना बड़ा है,
ठीक है, और इसका नॉर्मल ये Yes, sir. एक्सपेंड होके इतना एक्सपेंड हो रहा है, इतना एक्सपेंड हो रहा है, इतना एक्सपेंड हो रहा है जब आप सांस ले रहे हो तो, ठीक है। अब इसके अंदर क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर Yes, कि sir. ट्रेनिंग की वजह से ना आपके लंग्स का जो साइज है, स्ट्रक्चर जो है वो बदल गया। ट्राइंगल था तो वो रेक्टेंगल हो गया, समझ लो एक तरीके से, जहां इस तरीके का हो गया। तो ये चीज नहीं होगा, स्ट्रक्चर आपका सेम ही रहेगा, स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आएगा। इसके अंदर क्या होगी, इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। एल्वोलाई का थोड़ा सा क्या कहते हैं आपका, उसकी एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये सब चीज होगा, उसका स्ट्रक्चर के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। हाँ पल्लविया बोलो आप। सर यहाँ पे स्ट्रक्चर का मीनिंग बाहर है। यदि हम लोग फॉर एग्जांपल ऐसे क्वेश्चन आता कि ट्रेनिंग कैन इवेंचुअली चेंज द साइज ऑफ द लंग्स, तो अगर क्वेश्चन आता साइज ऑफ द लंग, हाँ तो आप उसको करेक्ट कर सकते थे, या फिर आप करते कि चेंजेस इन द लंग्स, तब आप इसको करेक्ट कर सकते थे, तब आप इसको करेक्ट कर सकते। सर स्ट्रक्चर के यही अंदर कोई चेंज कंफ्यूजन नहीं। हुआ सर, हाँ क्योंकि इसमें मैंने ये सोचा सर, कहते हैं सर अगर हम ट्रेनिंग करते हैं सर तो उसकी थिकनेस बढ़ जाती है, तो नॉर्मल सी बात है थिकनेस बढ़ेगी सर, तो उसका साइज भी थोड़ा इंक्रीज साइज होगा सर साइज के नॉर्मल। अंदर चेंजेस आएंगे, इसके कोई दिक्कत वाली हाँ बात हाँ। नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर के अंदर चेंज नहीं आएगा। ये दोनों टर्म्स अलग अलग है। अगर मैं देखूं कौन सा क्वेश्चन था, टेंथ ओके सर, टेंथ का एक्सप्लेनेशन तो लगा अब है, इसका आंसर बी होगा सर फिर, अगर आप ऐसा तो। बी नहीं सी। हाँ मतलब मैंने बी तो देखा ही नहीं सर, होगा। मतलब जिसमें नॉट है वही होगा। हाँ, क्यों, क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज तो होगा नहीं, तो इसलिए वो इनकरेक्ट हो गया। तो आपका ए करेक्ट हो गया, तो सी हो जाएगा, ए इज ट्रू और आर इज फॉल्स। तो ये चीज है इसके अंदर, इसके अंदर ये है क्या, ये देखो ना, ये रहा ये वाला क्वेश्चन। चलो कौन सा क्वेश्चन था अब ये, क्वेश्चन नंबर 11 करके दिखाओ, क्वेश्चन नंबर 11 करके दिखाओ भाई। ये क्वेश्चन जो है, जो भी टीजीटी पीएचडी की तैयारी कर रहे हो इसको, यस प्लीज। सर उसको फिर से एक्सप्लेन करना, वो कंफ्यूजन हो गया, इधर उधर से सब बोल रहे थे। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल इतना ध्यान रखो कि आपका ट्रेनिंग की वजह से लंग्स के स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। ट्रेनिंग की वजह से आपका साइज में चेंजेस आ जाएगा इसके, और इसके फंक्शंस में चेंजेस आ जाएंगे। समझ गए, बस इतना ध्यान रखो इसमें, ठीक है। स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आएगा, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 11, टीजीटी पीजीटी की जो तैयारी करते हो उन एग्जाम्स में ये आने का बहुत क्वेश्चन है तो यूजी नेट का, लेकिन टीजीटी पीजीटी में आने का बहुत चांस है। आप लोगों ने अभी, चलो आंसर दो, मैं तब तक बता ही रहा हूं। आप लोगों ने एक एग्जाम सुना होगा, AEES, एटॉमिक एनर्जी करके जो है कुछ, तो इसका जो एग्जाम हुआ था ना, इसके अंदर आप देखना 15 से 18 क्वेश्चन आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड यूजीसी नेट के 2013 के क्वेश्चन से उठाए गए, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, लाइन भी चेंज नहीं की गई है। आप उठा के देख लेना, 15 से 18 क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड उस ईयर से उठाया गया है, 2013 के यूजी नेट, बिल्कुल लाइन चेंज नहीं करी, क्योंकि उसमें इस तरीके के क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे। तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स if CO2 expired and volume of O2 consumed in a given time is called, एलिमिनेट करके समझने की कोशिश करो, इसको आंसर देने की कोशिश करो। बी होगा रेस्पिरेटरी। क्या चीज, बी बी बी, हाँ रेस्पिरेटरी क्वेश्चन करेक्ट, ठीक है। हाँ इसमें कोई डाउट ही नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था ये, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होगा, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी हो सकता है, टोटल लंग कैपेसिटी हो सकता, इंस्पायरेटरी क्वेश्चन की आपका नहीं होगा। 11th का आपका बी राइट आंसर हो गया। चलो ये वाला करके दिखाओ, फिर से आ गया क्वेश्चन आपका, ये देखो रिलेट कर रहा है। हाँ प्लीज। सर ये जो 12 नंबर का इस टाइप का क्वेश्चन है ना सर, मैं कभी भी रिलेट नहीं कर सकती, कौन, कोई नहीं। सर जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था ना सर, उसको हम्म, थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे प्लीज, जो दो टर्मिनोलॉजी थी उसमें। देखो वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, जैसे कि ये नॉर्मल आपका हार्ट है, ठीक है। नॉर्मली हार्ट है, आप मतलब सॉरी हार्ट नहीं, आपका कैसे चलता है, कैपेसिटीज वगैरह कैसे मेजर करते हो, जैसे कि ये नॉर्मली आप जब सांस इनहेल कर रहे हो और जब एक्सहेल कर रहे हो, तो दैट इज अ टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। दैट इज अ टाइडल वॉल्यूम, सांस आप इनहेल कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो, कल वाली क्लास देख लेना। और जब आपको किसी ने बोला कि भैया आप
मैक्सिमम इनहेल करके मैक्सिमम एक्सहेल करके दिखाओ। तो आप नॉर्मल इनहेलेशन आपकी यहाँ तक है, नॉर्मली जब आप सांस लेते हो कुछ नहीं कर रहे। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, आप मैक्सिमम सांस इनहेल करके और मैक्सिमम सांस एक्सहेल करते हो, दैट इज योर वाइटल कैपेसिटी। यहाँ से यहाँ तक आपका ये हो जाता है वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है आपकी, टोटल लंग कैपेसिटी आपके पूरे जितने वॉल्यूम्स हैं, रेजिडल वॉल्यूम प्लस आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर इसके बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और आपका टाइडल वॉल्यूम, इनका एडिशन होता है। क्योंकि ये सारी चीजें ही आपके टोटल, आपके लंग की टोटल कैपेसिटी दिखाती हैं, जो ये वॉल्यूम्स हैं, ठीक है। तो इसलिए वाइटल कैपेसिटी हो सकता है, टोटल लंग कैपेसिटी नहीं हो सकता, इंस्पायरेटरी क्वेश्चन नहीं होता, क्योंकि इसका स्टेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है आपका कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ इफ CO2 एक्सपायर टू द वॉल्यूम ऑफ O2। तो ये क्या होता है आपका कि वॉल्यूम ऑफ CO2 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ O2, इसका फॉर्मूला है स्टेट फॉरवर्ड रेस्पिरेटरी क्वेश्चन का। तो इसलिए फॉर्मूले के हिसाब से आपका इसका बी आंसर हो जाएगा। इंस्पायरेटरी क्वेश्चन का एज सच फॉर्मूला मैंने देखा नहीं है, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन का ही मैंने देखा है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या कहते हैं बी हो जाएगा। और सी और डी आप एलिमिनेट कर सकते हो और ए भी एलिमिनेट कर सकते हो। ओके, अगर यहाँ पे ना रिलेट कैसे करते, अगर ऑक्सीजन यहाँ पे डालता ऊपर की तरफ, O2 बटे CO2 का डालता, तब आप इंस्पायरेटरी क्वेश्चंस आप कह सकते थे, बट ये फॉर्मूला मैंने देखा नहीं कहीं, इसको हटा ही दो, इसलिए बी को सर ये इसका भी फॉर्मूला सर, और हमारी बॉडी में सर मसल जैसे 1 kg मसल कितना ऑक्सीजन कंजम्पशन करती है, उसका भी फॉर्मूला है ना सर? हाँ, किसका कह रहे हो? सर ऑक्सीजन इनटेक करना कि हमारी बॉडी में जो 1 kg मसल है सर, उसको कितना ऑक्सीजन चाहिए? हाँ, इसका फॉर्मूला है, करेक्ट। हाँ उसका भी फॉर्मूला है सर, तो वो हाँ थोड़ा उसका, ज्यादा डीप है। हाँ वो काफी डिटेल में, उतना आप बताओ। चलो, ये वाला क्वेश्चन कौन कह रहा था समझ नहीं आता? सर मैंने बोला हाँ, इस टाइप का ये भी कभी भी लिस्ट 1 लिस्ट 2 देता है ना, तो तभी क्या होता है कि मैं डायरेक्ट यदि नहीं देता है ना, तो मैं रिलेट नहीं कर पाती। कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे इतना कि ये रिलेट करना आप ऐसे ही समझ जाओगे। अभी इस वाले क्वेश्चन का आंसर करके दिखाओ। अच्छा, एक माइक ऑन करो अपना, पल्लवी माइक ऑन करो, और क्या आप अप्रोच करते हो क्वेश्चन को सॉल्व करने के, इस टाइप के क्वेश्चंस के, वो करके दिखाओ मुझे कैसे सॉल्व करते हो। मन में कुछ बोलते होगे ना कि एर्गोमीटर का ये हो सकता है, जैसे मैं पता सॉल्व ही करूँ। नहीं चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि किसके साथ मैच हो रहा है। चलो ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, सबसे पहले आप इन क्वेश्चंस में, पल्लवी माइक ऑन करो, इन क्वेश्चंस में आप क्या करो, सबसे पहले आपको जो भी टर्म्स इजी लगे, एर्गोमेट्री का मतलब पता है आपको, बताओ है या नहीं है? वर्क के लिए होता है सर, वर्क मेजर। वर्क मेजर के लिए, और मैंने क्या बताया था, वर्क मेजर किसके ऊपर करते हो आप, ट्रेडमिल के ऊपर, या फिर एक साइकिल होती है जैसे गौरव ने बताया था, इन दोनों के ऊपर मेजर करते हो, बोला था पल्लवी, ध्यान है? जी सर। हाँ, तो अब क्या करोगे, सिंपल बता लिया, ए का थर्ड है। चलो, लंग वेंटिलेशन। अब लंग वेंटिलेशन का मतलब ही पता होगा कि आपके लंग से रिलेट कर रहा है, ठीक है। अब इसमें देखो, गैस एनालाइजर लंग से रिलेट नहीं कर रहा, टेलीमेट्री लंग से रिलेट नहीं कर रहा, मेट्रोलॉजिकल बैलून, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया था, तो लंग वेंटिलेशन आपका मेट्रोलॉजिकल बैलून से रिलेट कर रहा है। ओके, सर ये मुझे भी इसका आंसर नहीं पता था, मेट्रोलॉजिकल बैलून किसे कहते करके, तो मैं कंफ्यूज हो रहा था सर। लंग वेंटिलेशन को मेट्रोलॉजिकल बैलून कहते हैं। ओके, इसलिए बी का फोर्थ हो जाएगा, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, ये रहा। ऑक्सीजन कंजम्पशन, ठीक है, ऑक्सीजन कंजम्पशन आपका क्या हो गया, गैस एनालाइजर, मतलब कि जब आपका सेल्स क्या कहते हैं ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहा है, तो क्या हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज ही तो हो रहा है ना, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। O2 आप इनटेक कर रहे हो और CO2 एक्सक्रिएट कर रहे हो, ठीक है, तो क्या हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। गैस एनालाइजर जो है आपको ऑक्सीजन कंजम्पशन से रिलेट कर दोगे, और हार्ट रेट आपका टेलीमेट्री से रिलेट करेगा। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस को अप्रोच रखना है। सर ये टेलीमेट्री कैसे सर, मतलब ये क्या टूल है आपका इसकी हार्ट रेट नापने के लिए, टेलीमेट्री। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, कौन सा क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 का एक्सप्लेन वो है क्या, एक्सप्लेनेशन देखने को नहीं है, चलो गूगल पे करके दिखाता हूँ मैं आपको, टेलीमेट्री ना, टेलीमेट्री हार्ट रेट, हार्ट मॉनिटर, ये रहा देखो, देखो ये रहा, ये टेलीमेट्री इस तरीके से।
आपके चेस्ट के ऊपर टेलीमीटर लगा दिया जाता है हार्ट रेट नापने के लिए आपका। समझ आ गया? दिख रहा है जी स्क्रीन सर। पे? ओके, चलो आ नहीं। जाते हैं हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर अपने। तो याद रखनी है, टर्म्स छोड़नी नहीं है आपने। अब देखो इस टाइम पे ना अगर ये वाला क्वेश्चन आया आपका, तो नेक्स्ट टाइम पे क्या आएगा, इसमें से एक दो ऑप्शन आपको ले लेंगे टेलीमेट्री के और बाकी चीजों के, और बाकी दूसरे ऑप्शन डाल देंगे आपके। तो बस यही चीज है आपका, और कुछ नहीं है। सर ये इस क्वेश्चन से नई टर्मिनोलॉजी पता चली सर, टेलीमेट्री। हाँ हाँ, बहुत सारी चीजें पता चलेंगी आपको। चलो ये 13 का आंसर देके बताओ। ये क्वेश्चन मैंने करवाया भी है, क्लास के अंदर भी करवाया। शिवानी डिलीट करो, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। गलत बोलो कोई दिक्कत नहीं, जितना समझ आ रहा उतना बोलो। नहीं समझ आ रहा सर बताओ, हमें पूछो, हमसे पूछो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट कंफ्यूजन हो रही है ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा। बेटा देखो शिवानी, कंफ्यूजन होगी क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पे इस तरीके के क्वेश्चन डील कर रहे हो, और जब रेगुलर करते रहोगे ना तो आपको आदत लग जाएगी इन क्वेश्चंस की। ओके, अभी क्या, हाँ सुपर कंपनसेशन पीरियड आएगा शिवानी, दिक्कत नहीं लेना, कोशिश करो, दिमाग पे जोर डालोगे तो डेफिनेटली चीजें अचीव कर पाओगे आप। बाकी मैं हूं ही आप लोगों के साथ। चलो शिवानी माइक ऑन करो। शिवानी, अच्छा ये बताओ मुझे, हाइपोक्सिया कौन से टर्म से रिलेट कर रहा है इन चारों में से? अच्छा ये बताओ मुझे, हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है शिवानी? वही तो याद नहीं आ रहा सर इतनी देर से। देखो हाइपो मतलब क्या होता है शिवानी, ये बताओ पहले मुझे। हाइपो कम। मतलब क्या, एक शिवानी से शिवानी, हाइपो मतलब क्या होता है? देखो दो टर्म होती है, हाइपो और हाइपर। हाइपो मतलब क्या होता है? कम। हाइपो मतलब क्या होता है बेटा? कम। और हाइपर मतलब क्या होता है? ज्यादा। बोलते हैं ना पापा हाइपर हो गए घर पे आज, तो क्या हो गया, पापा गर्म हो गए, मतलब कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो इसलिए क्या बोलते हैं, पापा हाइपर हो गया आज। हाइपो मतलब क्या होता है? कम। तो हाइपोक्सिया में क्या होता है कि आपके बॉडी के अंदर, ठीक है, आपके बॉडी के अंदर आपके टिश्यूज में, आपके सेल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोक्सिया। समझ आ गया शिवानी अभी? तो इसका ए का क्या हो गया, 4 हो गया। अब देखो ए का 4 किस किस में है, बी में है और डी में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद टाइडल वॉल्यूम मैंने आपको पढ़ाया शिवानी, टाइडल वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? जिसमें मतलब सांस को ऊपर मतलब कम कर जाती है जिसमें। नॉर्मली सांस इनहेल की और नॉर्मली सांस एक्सहेल करी, यही टाइडल वॉल्यूम है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ एयर इनहेल, यस सर। ठीक है, इनहेल्ड एंड एक्सहेल इन, एक मिनट डेड स्पेस वेंट्रिकुलर, एक मिनट, कार्डियक, एक मिनट, कार्डियक साइकिल इज अ वेंट्रियल डायस्टोल, ठीक है। सी का आपका सेकंड, सी का सेकंड, एक मिनट, और डेड स्पेस दैट इज आपका अमाउंट, एक मिनट वो टाइडल वॉल्यूम, ए का 4, वन से सर ये डेड स्पेस मैच नहीं कर रहा आई थिंक अरे नहीं, सर, क्योंकि डेड स्पेस तो होता है ना तो सर, जब लंग्स ऑप्शन में लास्ट गलत में है। स्पेस बच मे जाता है बी सर। शायद से इसके अंदर मैंने कुछ गलत टाइप कर दिया है। रेजिडियल वॉल्यूम होता है सर डेड स्पेस तो। नहीं, डेड स्पेस रेजिडल वॉल्यूम नहीं होता, डेड स्पेस होता मतलब है आपका जो आपके कंडक्शन जोन में एयर रहता है ना, उसको हम लोग डेड स्पेस कहते हैं। ओके, इसके ऑप्शंस गलत हैं। देखो हाइपोक्सिया क्या है आपका, इसका क्वेश्चन गलत है ये वाला। हाइपोक्सिया क्या है आपका, कि आपके ऑक्सीजन की कमी रहती है आपके टिश्यू लेवल पे, ठीक है। तो ए का तो आपका हो गया 4, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, आप नॉर्मली सांस को इनहेल और एक्सहेल करते हो, ओके। सर बस बी वाले का ही गलत है सर ऑप्शन, बस बाकी तो सही है। हाँ, फिर कार्डियक साइकिल आपकी क्या हो गई, वेंट्रिकल डायस्टोल, सी का सेकंड हो गया, ए का 4th, सी का सेकंड, ए का 4th है किसी में, सी का सेकंड, और इसके बाद बी डेड स्पेस, बी का फर्स्ट एल्वुलर वेंटिलेशन, हाँ ठीक है, और कार्डियक, डी का 3rd कार्डियक साइकिल।
कार्डियक साइकिल सेकंड होगा यहाँ पे, गलत है, गलत है, गलत, एक गलत है क्वेश्चन, इसको छोड़ दो, चलो आगे दूंगा मैं आपको क्वेश्चन ये वाला। सर डेड स्पेस क्या होता है, एक बार बता देना सर। डेड स्पेस होता है आपका कि जैसे कि ना हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में 2 जोन होते हैं, एक होता है कंडक्शन जोन, ठीक है, एक होता है कंडक्शन जोन और एक होता है आपका जो है वो रेस्पिरेटरी जोन। तो रेस्पिरेटरी जोन में हमारी गैसियस एक्सचेंज होती है, ठीक है, यहीं पे आपके एल्वोलाई, ब्रोंक्यूल्स ये रेस्पिरेटरी जोन में आता है, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया ये सब आपके कंडक्शन जोन में आता है। तो कंडक्शन जोन में जो अमाउंट ऑफ एयर आपका प्रेजेंट रहता है वो कभी भी आपके बॉडी के अंदर यूजफुल नहीं होता, ठीक है, ये कभी भी आपका गैसियस एक्सचेंज में हेल्प नहीं करता, ठीक है, ये आपके यहीं पे जो एयर है वो यहीं पे प्रेजेंट रहता है। तो ये क्या हो जाता है, डेड स्पेस होता है, ये किसी काम का जगह का नहीं है, मतलब कि एयर किसी काम का नहीं है, तो इसी को हम लोग डेड स्पेस कहते हैं। बाकी आप लेरिंग्स फेरिंग्स वाले एरिया में, लैरिंग्स फेरिंग्स एरिया वाले में जो आपका एयर है दैट इज अ डेड स्पेस एरिया, उसी को हम लोग डेड स्पेस कहते हैं। ओके सर, बाकी आप क्लास देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर सर 14। मुझे लगा था ना, क्योंकि जो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है सर, जैसे हमारे लंग्स में, वो भी कभी यूज नहीं होता सर, कुछ ईयर उस पे हमेशा परेशान रहती है लेकिन वो यूज नहीं होता, नहीं नहीं, क्योंकि रेजिडुअल लंग्स में, वॉल्यूम आपका स्टोर्ड हाँ, रहता क्योंकि अगर वो ईयर अगर बाहर आ जाएगी तो लंग्स आपस में चिपक जाएगी हमारी। है। हाँ वो अभी आगे क्वेश्चंस की आप कैसे करवाऊंगा मैं, मैंने क्लास में बता रखी है चीज। चलो 14th का आंसर दो। यस, वाइटल कैपेसिटी मस्कुलर। शिवानी ऑन करो माइक इसमें, शिवानी आंसर बताइए इसका। Yes, sir. हाँ बताओ इसका आंसर। थोड़ा सा सर डाउट हाँ पूछो क्या डाउट है। सर, यहाँ पे ना कभी कभी देता है ना ऐसे ऑप्शंस में पल्मोनरी वेंटिलेशन और ऐसे इस टाइप का देता है ना, उसी में मेरा हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि मतलब किसके साथ करने मतलब रिलेट कर सकते। अच्छा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी बता देता हूँ। सर एक 13 नंबर का वो क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा स्क्रॉल कर सकते हैं सर हाँ ऊपर। लो, एक मिनट को पहले 14th एक्सप्लेन कर दो फिर आता हूँ 13th पे। जी सर। ओके चलो भाई इसका आंसर क्या देगा सभी। सेकंड का सर, थर्ड होगा। कौन, शिवानी कह रही है थर्ड 14th का। ओके अच्छा शिवानी मुझे ये बताओ, चलो आपको कोई टर्म नहीं पता होगी, एक चीज तो पता होगी ना, वाइटल कैपेसिटी किससे नापा जाता है, वाइटल कैपेसिटी स्पायरोमीटर से। तो बी का थर्ड देखो किसमें है, बी का थर्ड है ही नहीं किसी में। सर बी में है। अच्छा ये रहा बी का थर्ड, ये रहा बी में ही है, और किसमें, और किसी में है ही नहीं, तो यहीं से आपको पता चलेगा कि बी का इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया शिवानी, ठीक है। ओके मस्कुलर स्ट्रेंथ मैंने आपको बताया किससे नापा जाता है, टेंसियोमीटर से, अभी जैसे मैंने आपको बताया था सी का फर्स्ट देखो ये रहा, अभी बताया था ना टेंसियोमीटर। बोलो बोलो। सर यहाँ पे ट्रेडमिल नहीं होगा मस्कुलर स्ट्रेंथ का? नहीं नहीं मस्कुलर स्ट्रेंथ मैंने आपको बताया था ना, ये रहा देखो टेंसियोमीटर से नापा जाता है, मैंने आपको बताया था। एक मिनट नहीं नहीं मतलब रिलेट नहीं कर सकते हम लोग नहीं muscular नहीं नहीं strength? नहीं मस्कुलर स्ट्रेंथ जो है आपका किससे नापा जाएगा, टेंसियोमीटर से तो नापा जाएगा, टेंसियोमीटर से तो नापा जाएगा, मैंने क्या बताया था आपको तो कि जितना टेंशन होगा वो टेंशियोमीटर से मापा जाएगा, मसल पे जो मापा जाएगा, टेंशन। ठीक है। इसका इसलिए ये क्या कहते हैं, मस्कुलर स्ट्रेंथ आपका टेंसियोमीटर से नापा जाएगा, वाइटल कैपेसिटी आपका स्पायरोमीटर से नापा जाएगा, और फिर इसके बाद आपका क्या कहते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन मैंने आपको बताया था, मेट्रोलॉजिकल बैलून, अभी हमने 3 क्वेश्चन कर लिए इसी टॉपिक के ऊपर, ठीक है, ये हो गया, और साइमुलेटेड एक्सरसाइजेज जो है आपका दैट इज अ ट्रेडमिल के ऊपर आप लोग करते हो, तो ये चीज है आपके इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो इसका बी आंसर यहाँ बन गया। हाँ पल्लवी पूछो 13th क्वेश्चन में क्या डाउट है। सर यहाँ पे जो पल्मोनरी वेंटिलेशन है ना, ये इस टाइप का लाइक अभी देखिए कि यहाँ पे एल्वियोलर वेंटिलेशन है। वेंटिलेशन हाँ हाँ, इस टाइप का टर्मिनोलॉजी में ना मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि किसके साथ रिलेट करूं। नॉर्मली मुझे बताओ वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है पल्लवी। सर याद नहीं आ रहा। कोई दिक्कत Sorry. नहीं, वेंटिलेशन का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ एयर इनहेल और एक्सहेल जो हुआ है दैट इज अ वेंटिलेशन नॉर्मली। एल्वोलर वेंटिलेशन मतलब क्या हो गया कि आपके एल्वोलाई से जो अमाउंट ऑफ एयर जा रहा है और जो अमाउंट ऑफ एयर आ रहा है, तो दैट इज एल्वोलर वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन का मतलब क्या हुआ
कि आपके लंग्स से जो अमाउंट ऑफ एयर जा रहा है और जो अमाउंट ऑफ एयर जा रहा है आ रहा है, दैट इज अ पल्मोनरी वेंटिलेशन। ठीक है, ये चीज, यही चीज है बस इसके अंदर। आप टर्म्स समझ जाओ, अजेशन रीजन का मतलब समझ जाओ, रटना नहीं है बस। ठीक है, तो ये भी हो गया क्वेश्चन हम लोगों का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। मैं कहता हूँ आप लोग को सीटी की फुल क्या, सर, मैंने सीटी स्कैनर कुछ है सर, उसकी फुल फॉर्म में एक बार बता दोगे? किसका किसका कह रहे हो? सर मैंने मैसेज किया है। मैसेज मैसेज करो एक बार चैट बॉक्स में, किसका टर्म कह रहे हो आप? कौन पूछ रहा था टर्म, जरा नाम बताओ पहले, मैं तो नाम भी कंफ्यूज हूँ। शिवानी पूछ रही थी, पल्लवी पूछ रही थी? सर शिवानी। हाँ, क्या आप कौन से का टर्म का पूछ रहे थे? सीटी। सीडी? सीटी सर, मैंने चैट में सेंड किया है नाम। अच्छा, ओके ओके, देख लेता हूँ कौन से क्वेश्चन में था ये। ऐसे सर, मतलब मैंने कल पढ़ा था बुक में, तो मुझे समझ में नहीं आया, अच्छा, कोई इसलिए कोई नहीं, पूछा। वो मैं लास्ट में बताता हूँ आपको, दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करो अभी, लास्ट में बताता हूँ जो भी डाउट है आपके। क्या बोला? एट हाई ऑल्टीट्यूड परफॉर्मेंस इन रनिंग इवेंट्स बियॉन्ड 1 मिनट अफेक्ट सिग्निफिकेंटली ड्यू टू। भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आई एम टेलिंग यू। डी ऑप्शन इधर है, ये रहा डी ऑप्शन इधर है। हेलो सर। हाँ, एक्चुअली मैम ने ना कहते हैं मैम का एसएमएस हो रखा है, शायद मुझे डायरेक्ट हो रखा है, तो उनका हर एसएमएस केवल मुझे ही शो हो रहा है, वो डायरेक्ट एसएमएस मुझे करते हैं। ओ मेरे पास नहीं है ना मैसेज, तभी मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वो हर आंसर भी हर बार मुझे ही शो हो रहे हैं, उनके डायरेक्ट मैसेज मुझे मुझे कोई नहीं हो रहा करते हैं। आंसर। मैंने उनको मैसेज भी किया है कि मैम आपका डायरेक्ट एसएमएस हो रखा है मुझे, आप एवरीवन कर लो करके। एवरीवन कर लो उसको शिवानी। ओके सर, सॉरी। ओके ओके, कोई नहीं, चलो 15th क्वेश्चन का आंसर दो। क्या बोला है? एट हाई ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग, एट हाई ऑल्टीट्यूड परफॉर्मेंस इन रनिंग बियॉन्ड 1 मिनट, भाग जाता है, बियॉन्ड 1 मिनट अफेक्टली सिग्निफिकेंट ड्यू टू डिक्रीज इन टोटल बैरोमेट्रिक प्रेशर। सर डी का ऑप्शन। ये लो, पता है बैरोमेट्रिक प्रेशर क्या होता है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्या होता है, जिसका आंसर लोग ठीक है पूछ रहे हो। चलो कोई नहीं, रिलेट करो, आंसर देने की कोशिश करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आई वाज जोकिंग। शाबाश, सब तुक्के लगा रहे ना। स्वराज बताओ सर क्यों है सी आंसर, क्यों है इसका? स्वराज को बताने दो पहले, रुको। सर सी आंसर। अच्छा ठीक है, मैं पहले स्वराज से पूछा, स्वराज क्यों है सी आंसर इसका? ये तुक्का लगाया सर मैंने। तुक्का लगा है, ठीक है। अच्छा अब रुको, अब मैं पूछ, ये ऑप्शन ही नहीं है इसमें, एक मिनट रुको, अब मैं पूछता सर हूँ। सी है सर, सी। अच्छा ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, रुको, लेट मी आस्क रूबिया। यस सर। हाँ, क्यों दिया इसका, कौन सा आंसर दिया आपने इसका? मैंने अभी नहीं दिया सर, अच्छा अभी नहीं दिया, जल्दी दो आंसर फिर। अभी दूंगी। अच्छा ठीक है, चलो भाई देखो इसका, ये काफी इंपॉर्टेंट है, चलो मजाक से सर हटके। एक बार मैं बताऊं, हाँ चलो मैंने क्यों बताओ। दिया। हाँ बताओ आप। सर जो इसमें है ई ऑप्शन है, डिक्रीज ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी इन मसल, ये था सर इसका आंसर। तो और ये ई ऑप्शन जो है केवल सी में ही है। और नॉर्मली हम हाई एल्टीट्यूड पे कोई भी ट्रेनिंग करते हैं सर, वहाँ ऑक्सीजन की कमी रहती है सी लेवल सर पे। मैंने भी उसी की बेसिस में आंसर दिया था। और अगर मैं बोलूं, आप लोग का लॉजिक 100% गलत है, 100% गलत है आपका लॉजिक। सर आप मतलब देखो, कैसे, क्योंकि ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो सी लेवल पे ज्यादा होगा ना सर। सी लेवल पे ज्यादा होगा, बिल्कुल ज्यादा होगा आपका ऑक्सीजन का, क्या कहते हैं, लेवल सी लेवल पे बहुत ज्यादा और होगा। अगर हम हाई एल्टीट्यूड पे ट्रेनिंग करते हैं तो हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन का लेवल कम होगा सर। ठीक है, बिल्कुल कम होगा, दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बैरोमेट्रिक प्रेशर डिक्रीज होगा, पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होगा, और क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर जो है वो आपका, इन्वायरमेंटल सर टेम्परेचर भी डिक्रीज इन्वायरमेंटल होगा। नहीं है सर, इसमें डिक्रीज ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी टू मसल लिखा है सर ई में। हाँ ठीक है ना, डिक्रीज ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी टू मसल, ये भी आपका होगा। अब जरा ध्यान से सुनो, अब मेरी बात सुनो।
ठीक है, अपने लॉजिक्स, अपना जो भी माइंड है उसको आप साइड में रख दो, उसको बोल दो कि भैया थोड़ी देर के लिए तो शांत में रहे, सर की बात समझ लेने दे अभी। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनो। सबसे पहले मैंने आपको पार्शियल प्रेशर में क्या एक चीज पहले समझो आप ना, ये सब क्वेश्चन हटा दो, ध्यान में इतना रखो कि ये जो हमारा अर्थ है ना, अर्थ पे जैसे कि ये नॉर्मली यहाँ पे हमारा अर्थ है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का प्रेशर जो है वो ज्यादा रहता है, ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा रहता है। क्यों ज्यादा रहता है भैया? ग्रेविटी की वजह से ज्यादा रहता है। किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से आपका अर्थ पे जो है सी लेवल पे प्रेशर जो है एयर का वो ज्यादा रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहोगे, ऊपर गए ऑक्सीजन का प्रेशर कम हुआ, और ऊपर गए ऑक्सीजन का प्रेशर कम हुआ, ठीक है। तो जितना आप हाई अल्टीट्यूड पे जाओगे ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता रहेगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत परेशानी, इतनी बात समझ आ गई सभी को? इसमें कोई दिक्कत परेशानी किसी को? ये समझ आ गया? यस सर। आप जितना ऊपर जाओगे उतना ऑक्सीजन का प्रेशर क्या होगा? कम होगा, ठीक है। अब देखो, एक वर्ड होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या हो गया कि मान लो मैंने आप लोगों को क्या बोला, नाटक करता है कभी कभी। देखो, पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है आपका, कौन सा क्वेश्चन था भाई? ये रहा, ठीक है। पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो अभी, सही बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है कि जैसे ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर मैंने ऑक्सीजन भी डाल दिया, CO2 भी डाल दिया, नाइट्रोजन भी डाल दिया, ठीक है। अब इसके अंदर ना जो ये ऑक्सीजन है, CO2 है, नाइट्रोजन है, तो ये सब क्या है? एक जगह ही है, एक जगह ही है। अब इसके अंदर मैं बोलूं कि ऑक्सीजन का कंटेंट जो है वो कितना है? 21% है। ऑक्सीजन का कंटेंट कितना है? 21%। नाइट्रोजन का 6% है, और कार्बन डाइऑक्साइड का मान लो कि कुछ 60% है, इस तरीके से मान लो। इतना इतना परसेंटेज जो है ऑक्सीजन का इतना है, CO2 का इतना है, नाइट्रोजन का इतना है। अगर मैं बोलूंगा यहाँ पे कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, ऑक्सीजन का पार्शियल मतलब क्या होता है? आधा, कम। तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या हो गया यहाँ पे? 21%। मतलब कि आपका एयर के अंदर क्या होता है, एयर के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन तो नहीं रहता, उसके अंदर आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है कुछ अमाउंट में नाइट्रोजन भी रहता है। तो पार्शियल प्रेशर मतलब क्या होता है कि उस एयर के एक मॉलिक्यूल के अंदर जो जो आपके ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, तो उसका कितना प्रेशर है। तो जैसे जैसे आप हाई अल्टीट्यूड पे जाओगे ना, हाई अल्टीट्यूड पे जाओगे तो आपका क्या देखोगे कि मॉलिक्यूल तो सेम है, इसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल तो सेम रहेगा, बट इसकी क्या होगी? डेंसिटी बढ़ जाती है, डेंसिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपका जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। और ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर के डिक्रीज होने की वजह से ही आपका बैरोमेट्रिक प्रेशर भी डिक्रीज हो जाता है। ओके, इतनी बात में कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब देखो इसके आगे का, मैं अगर आपको यहां से एक्सप्लेनेशन से समझाऊंगा तो अच्छे से आप लोग और समझ पाओगे। ये छोड़ दो। डिक्रीज इन टोटल बैरोमेट्रिक प्रेशर एट हायर एल्टीट्यूड्स, व्हाई? बिकॉज द एयर प्रेशर डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि एयर का प्रेशर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। मैंने आपको बताया जितना ऊपर जाओगे एयर का प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। दिस डिक्रीज इन अ बैरोमेट्रिक प्रेशर इफेक्ट्स ब्रीथिंग एंड ऑक्सीजन अपटेक। उसकी वजह से आपका बैरोमेट्रिक प्रेशर क्या है? वो अफेक्ट हो जाता है, और आपका ब्रीथिंग क्या होता है? वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। ब्रीथिंग क्या है आपका? मतलब ब्रीथिंग का जो रेट है वो डिक्रीज हो जाता है, ऑक्सीजन अपटेक का जो रेट है वो क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। द बॉडी रिसीव्स लेस ऑक्सीजन। आपका बॉडी क्या करता है? लेस ऑक्सीजन रिसीव करता है, ड्यू टू लीडिंग रिड्यूस्ड एरोबिक परफॉर्मेंस एंड एंड्योरेंस, जिसकी वजह से आपका एरोबिक परफॉर्मेंस जो है वो रिड्यूस हो जाता है। एंड द बॉडी हैज टू वर्क हार्डर टू मीट ऑक्सीजन डिमांड्स, और आपके लंग्स को, आपके बॉडी को कितना ज्यादा काम करना पड़ता है ऑक्सीजन की डिमांड को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए इसका ए आंसर जो है आपका
डिक्रीज इन टोटल बैरोमेट्रिक प्रेशर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ध्यान सुनते रहना। पार्शियल प्रेशर मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे जैसे आप हाई अल्टीट्यूड पे जाओगे आपका क्या कहते हैं ऑक्सीजन का एयर का जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है, किसकी वजह से? एटमॉस्फेयर की वजह से। ओके, और इसके बाद यही चीज आप इसके अंदर याद रखना। तो ये भी आपका जो है ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा। अभी आप लोग का जो डाउट है ना वो क्लियर हो जाएगा, दिक्कत मत लो। डिक्रीज इन फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, आप जब हायर अल्टीट्यूड पे वर्कआउट करोगे, एक्टिविटी करोगे, तो क्या होता है आपका एयर का डेंसिटी क्या हो जाता है? लो हो जाता है। एयर का डेंसिटी क्या होता है? लो हो जाता है, जिसकी वजह से एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जो है आपका देखने को मिलता है। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलता है, जैसे कि स्पेशली हाई स्पीड के टाइम पे, और एयर डेंसिटी लोअर होने की वजह से आपको एयर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा हायर स्पीड में, और आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर जो है रनिंग के टाइम पे वो आपको देखोगे ज्यादा देखने को मिलेगा, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाएगा आपका। ओके, हाई अल्टीट्यूड पे जब आप रनिंग इवेंट करते हैं। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन में भी बोला गया है, सी ऑप्शन भी कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है। अब आप लोग बोलोगे कि डिक्रीज इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, सर ये क्यों नहीं हो सकता? ये भी हो सकता है, लेकिन while it is true, but environmental temperature जो है ना आपका, वो एथलेटिक परफॉर्मेंस के ऊपर डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये आपका स्पेसिफिकली हाई अल्टीट्यूड से रिलेट नहीं करता। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जो है आपका वो डिफरेंट रह सकता है एल्टीट्यूड के ऊपर, कभी कोल्ड हो सकता है टेम्परेचर हाई अल्टीट्यूड पे। ठीक है, ये डिफाइन नहीं है हाई अल्टीट्यूड कंडीशन पे, ये क्या है? डिफाइन नहीं है। लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। is not directly decrease on oxygen availability and its impact on performance, where is a more critical factor highlighted to perform. There is a no, देखो इसके अंदर बस यही बोला गया है कि आपका इन्वायरमेंटल टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ये कोई फिक्स नहीं है कि जब आप हाई अल्टीट्यूड पे वर्कआउट करोगे तो आपका जो वहां का इन्वायरमेंट है वो डिक्रीज होगा ही होगा। तो इसके अंदर बस ये बात बोली है डी के अंदर। तो ये ना आपका डायरेक्टली रिलेट नहीं कर रहा हाई अल्टीट्यूड ट्रेनिंग से। अब इसको अगर समराइज करें, ठीक है, समराइज करें तो ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट इसलिए नहीं होगा, ठीक है, जो आप लोग बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका इन्वायरमेंटल टेम्परेचर जो है ना वो डायरेक्टली हाई अल्टीट्यूड परफॉर्मेंस से रिलेट नहीं कर रहा, इसलिए आपका ऑप्शन ए बी सी जो है वो करेक्ट रिलेट कर रहा है यहाँ से। आप जो सर बात इसमें कर, ई क्यों नहीं कर रहा है सर रिलेट? हाँ ई का ही बता रहे हो, जो आपका ई का ऑप्शन बता रहे हो ना कि ई रिलेट क्यों नहीं कर रहा, वो ई रिलेट इसलिए नहीं कर रहा, कहाँ गया ये रहा, सॉरी कौन सा कह रहे हो आप? ई वाला ऑप्शन, डिक्रीज ऑक्सीजन अवेलेबल टू मसल, वो इसलिए रिलेट नहीं कर रहा क्योंकि ये ना आपके पार्शियल प्रेशर के अंदर ही आ गया। कैसे आ गया पार्शियल प्रेशर के अंदर? कि मान लो आपके ऑक्सीजन कम जा रही है आपके बॉडी के अंदर, ये आपके सेल्स हैं, सेल्स के आप जो है ऑक्सीजन का इंटेक आपका कम है, ठीक है, तो मसल्स को ऑक्सीजन की कमी तो मिल रही है, कमी तो मिल रहा है। तो ई क्या है भैया? ई तो पहले ही आपका बी पार्ट के अंदर आ चुका है, तो इसलिए ई रिलेट नहीं कर रहा। ठीक है, डी भी रिलेट नहीं कर रहा क्योंकि आपका क्या इन्वायरमेंटल टेम्परेचर जो है फिक्स नहीं है आपका हाई एल्टीट्यूड के हिसाब से, कि इन्वायरमेंटल का जो टेम्परेचर है, मतलब कि जो आपके इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है वो डिक्रीज होगा हाई एल्टीट्यूड पे, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। बट मोस्टली जगह होता है, बट फिक्स नहीं है ये। ओके, तो आपके हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग से वो फिक्स रिलेट नहीं कर रहा, तो इसलिए आपका डी आंसर, डी ऑप्शन भी नहीं होगा। तो आपका राइट क्या रिलेट करेगा? ए, बी और सी। मैं आपको क्लियरली बताता हूँ एक चीज, इस टाइप के एक्सप्लेनेशन आपको ये पढ़ लो, श्याम नारायण पढ़ लो, नहीं मिलेगा। ठीक है, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स पढ़ लो, नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, इसके लिए ना मुझे पता है मैंने कितनी मेहनत करी है इस एक्सप्लेनेशन को बनाने के लिए। तो जब आप यूजीसी नेट का आप आंसर भी देखोगे ना तो इसके अंदर आपका ए बी सी ही दिया हुआ है। गॉट इट? अब पूछो पल्लवी, क्या क्वेश्चन है आपका? सर जो सी डी ऑप्शन में है डिक्रीज एनवायरमेंटल टेम्परेचर, इंस्टेड ऑफ दैट यदि यहाँ पे हम लोग ऐड करते कि इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, तो अभी क्या आंसर होता? बिल्कुल करेक्ट, 100% करेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्योंकि अगर आपका बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा तो आप अच्छे से एक्टिविटी परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, इंजरी हो सकती है आपको।
और भी कई सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपका सर और आंसर इस क्या पे, सर अगर इस पे और कहते हैं अगर इसमें बी नहीं होता सर, तो उसके बाद ई हो सकता था ना बी की जगह पे। ई हो सकता था। अगर बी ऑप्शन नहीं होता तब आप ए, सी और ई को रिलेट कर लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी रहती है, आप डिक्रीज इन ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी आपकी मसल, जब आप हाई ऑल्टीट्यूड पे करोगे ना ट्रेनिंग, तो क्या क्या होगा आपका, आपके मसल्स तक क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी। ठीक है, सर मसल का बैरोमेट्रिक साइज प्रेशर, भी कम हो जाएगा। हाँ ठीक है, बैरोमेट्रिक प्रेशर डिक्रीज होगा। इसको ना नोट डाउन कर लो, हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग पे क्या होगा, बैरोमेट्रिक प्रेशर डिक्रीज होगा, और क्या होगा, पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होगा। ठीक है, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, और आपका इन्वायरमेंटल टेम्परेचर भी हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग पे डिक्रीज रहता है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। बट वो आपका स्पेसिफिकली अगर ऑप्शंस देखोगे, मुझे हमें आंसर देना है ना इसका, तो ऑप्शन डी तो है ही नहीं, हमें 3 आंसर देना है, और जो कि मोस्ट प्रिसाइज है, तो वो ए, बी और सी आपका सबसे ज्यादा रिलेट करेगा। समझ आ गया आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर? सर पता नहीं मतलब जो सी बोले थे ना सर, डिक्रीज फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, मुझे लग रहा है कि ई उससे अच्छा है, मतलब रिलेट कर रहा है डिक्रीज ऑक्सीजन देखो, अवेलेबिलिटी। इसलिए ई को इसलिए कंसीडर नहीं किया ना हमने, ई को इसलिए कंसीडर नहीं किया क्योंकि ये ना ऑलरेडी आपका पार्शियल प्रेशर के अंदर आ जाता है। पार्शियल प्रेशर मतलब क्या हो गया, कि आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जो है वो कम अमाउंट में जा रहा है। ठीक है, दैट इज अ पार्शियल प्रेशर। तो वही चीज आपका बोला है कि आपके मसल्स के अंदर क्या कहते हैं, ऑक्सीजन जो है वो डिक्रीज अमाउंट में जा रहा है, तो वो इसलिए बी के अंदर कंसीडर हो चुका है। तो इसलिए हमने ई को कंसीडर नहीं किया, डी को कंसीडर नहीं किया, ई को कंसीडर किया हमने। ठीक है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस थोड़ा सा मतलब एक शॉर्ट में थोड़ा सा बता दीजिए फिर शॉर्ट में से। बताता हूँ। ठीक है, देखो, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्या हो गया कि यहाँ पे आपका जो भी कोई भी मॉलिक्यूल है, एक तरीके बताता हूँ मैं, कोई भी चीज है। अच्छा ये बताओ मुझे, पल्लवी कभी अच्छे खास होटल में गए हो जिसके अंदर ऐसा शीशा लगा हो, ऐसा मिरर लगा हो, मतलब कि देखा होगा आपने कि अच्छे अच्छे होटल्स के अंदर वॉशरूम के आसपास ऐसा मिरर होता है जिसमें धुंधला धुंधला दिखता है। तो वो क्यों दिखता है, जी। उसकी डेंसिटी की वजह से। क्यों दिखता है, उसकी डेंसिटी की वजह से, क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या रहती है, कम रहती है। तो वैसे ही आपका जब हाई ऑल्टीट्यूड पे जाओगे ना, जब आप हाई ऑल्टीट्यूड पे जाओगे तो आपका एयर का डेंसिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एयर का डेंसिटी कम हो गया, एयर की डेंसिटी कम होने की वजह से ना आपके देखो रेजिस्टेंस आपको हर जगह देखने को मिलेगी, रेजिस्टेंस आपको हर जगह देखने को मिलेगी। तो जैसी एयर की डेंसिटी कम हुई, ठीक है, तो उसके बाद आप जब उसको एयर को इनटेक करोगे तो उसमें आपको सांस लेने में उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब कि इतनी दिक्कत परेशानी नहीं होगी एयर को इनहेल करने में। ठीक है, नॉर्मली यहाँ पे इनहेल करोगे थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, बट जब एयर का डेंसिटी डिक्रीज होगा ना, तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जो है आपका वो डिक्रीज हो जाता है। तो यही चीज है आपका बस इसके अंदर। देखो यहाँ पे अगर और मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, इसको एक बार और पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। देखो, जब हायर एल्टीट्यूड पे ट्रेनिंग करने जाते हैं तो अच्छा, सर डेंसिटी का मतलब थिकनेस होती है ना सर, घनत्व, घनत्व, मतलब थिकनेस, घनत्व, हाँ सॉरी, घनत्व हाँ हिंदी में। घनत्व थिकनेस। मेरा एक कजन है, तो वो क्या कहते हैं, मेरे पढ़ने आता है कभी कभी, तो उसके वो हिंदी है इसके पास ना, तो मुझे थोड़ी बहुत चीजें पता है उसी लिए घनत्व कहते हैं प्रेशर को। इसको एक बार और पढ़ना आप। जैसे जैसे शहद का घनत्व ज्यादा होता है हाँ पानी से, हाँ, तो जी। ठीक है, इसको एक बार और पढ़ना, आपको समझ आ जाएगा, डोंट वरी पल्लवी। नहीं आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी मैं ये चीज पढ़ाऊंगा आपको, प्रेशर ग्रेडियंट और ये पार्शियल प्रेशर डिटेल में पढ़ाऊंगा आप लोगों को मैं, बट जरा ब्लड कंप्लीट कर लूं फिर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, कि अभी समझ नहीं आएगा आप लोगों को ना अच्छे से। चलो क्वेश्चन नंबर 90, कौन सा क्वेश्चन रह गया आप? 16 कर लिया हमने, नहीं ये करो 16 करो। एक मिनट रुको यार, जल्दी जल्दी करो, एक दो क्वेश्चन और आ गए, खत्म करते हैं फिर। चलो क्वेश्चन नंबर 16 करो। क्वेश्चन नंबर 16 करो।
क्या बोला क्वेश्चन नंबर 16 में? ऑल्टीट्यूड इटसेल्फ अ स्ट्रेस एंड एक्सरसाइजिंग एट ऑल्टीट्यूड इज स्ट्रेसफुल बिकॉज लेस ऑक्सीजन इज अवेलेबल देन एट सी लेवल। ठीक है, रीजन बोला द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर एट ऑल्टीट्यूड इज द सेम एज एट सी लेवल बट बैरोमेट्रिक प्रेशर डिक्रीज विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड। ये सर सभी को ट्राई करने दो। जैसे देखो अजेशन क्या बोला है कि ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग जब आप करोगे तो वो अपने आप में भी स्ट्रेस है। हाँ पल्लवी पूछो। सर यहाँ पे ना जो लिखा है द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, जो रीजन में द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर इज एयर एट अल्टीट्यूड इज द सेम एज एट सी लेवल, लेकिन मुझे लग रहा है कि सी लेवल में थोड़ा सा अलग होता है ना सर। नॉर्मल हम लोग अभी देखो मतलब सी बीच के एरिया में वहां पे बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होता है, मतलब बहुत ज्यादा गर्म होता है। इफ यू आर कमिंग टू द टाउन में ना उसका एयर थोड़ा सा अलग होता है। बिल्कुल 100% करेक्ट, 100% करेक्ट बात बोल रहे हो। लेकिन क्या बोला परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो आपका एयर का जैसे कि मान लो कि एक मॉलिक्यूल है तो इसके अंदर ना फिक्स परसेंटेज है, 21% आपका ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रहेगा उसके अंदर, 21% पल्लवी। ठीक है, चाहे आप सी लेवल पे चले जाओ, ठीक है, चाहे आप हाई ऑल्टीट्यूड लेवल पे चले जाओ। सर कार्बन डाइऑक्साइड का भी फिक्स रहता है ना सर, 0.4% कहीं भी जाओ। 0.4% ऐसे कुछ रहता है इसका, और एर्गोन का और इसका भी आपका फिक्स अमाउंट ऑफ रहता है। ओके, अब पल्लवी समझ आ गया कि ये आंसर क्यों हो जाए करेक्ट इसका। तो बैरोमेट्रिक प्रेशर की वजह से ही आपका सी लेवल पे डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज है। तो 16 का ये आंसर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अभी ऊपर इतना पढ़ा था हम लोगों ने, देखो बाकी यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। ये देखो ये रहा 21% ऑफ एयर्स कंपोजिशन, ठीक है, आपका फिक्स रहता है, चेंज नहीं आता इसके अंदर। ओके, and so the both statements A and R are true. R is the correct explanation. Why? Because exercising at altitude is a stressful due to decrease is available oxygen caused by decrease in a barometric pressure. तो barometric pressure की वजह से आपका ऑक्सीजन जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो ये चीज है भैया, बिल्कुल देखो प्रिसाइज है एकदम, बोथ स्टेटमेंट एकदम कहीं किसी बुक में देखने को नहीं मिलेगी। आर गुप्ता की बुक है, किसी के पास देख लेना, उसके अंदर भी उन्होंने तो कॉपी पेस्ट कर रखा है, यहाँ पे बिल्कुल प्रिसाइज मैनर मिल रहा है आप लोगों को। चलो 17 क्वेश्चन हम लोगों ने बिल्कुल पहले ही सॉल्व कर ली, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, सारे क्वेश्चन हमारे हो गए सॉल्व। ओके, ये चीज है। चलो लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग।